All right, good evening and let's begin the program. So आप सभी लोग तैयार हैं आज के प्रोग्राम के लिए, राइट? सो सुपर एक्साइटेड, क्या जबरदस्त वीडियोस आप लोगों ने डाले हैं और क्या एक दूसरे को आपने अप्रिशिएट किया है, दैट्स सिंपली अमेजिंग। दैट रियली शोज द टीम स्पिरिट। जिस स्पिरिट के साथ आप लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, लगता है इस बैच में भी वो जबरदस्त माहौल बनने वाला है, राइट? सो ग्रेट। आई कैन सी कि कुछ लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तो विल टेक 1 or 2 more minutes। थोड़ा और कॉन्फिडेंट आपके चेहरे दिख रहे हैं कल से, राइट? क्योंकि आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है और उस इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से आपने करने की कोशिश की है। आई वेंट थ्रू हाफ ऑफ द वीडियोस, बाकी हाफ मैं दोबारा देखने वाला हूँ। बट कुछ लोगों ने जबरदस्त क्रिएटिविटी को यूज किया है एंड दैट इज द मेन एसेंस ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स। तो मजा आता है जब इस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड दैट इज हाउ यू नो आप एक दूसरे को कमेंट करते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। दैट इज व्हाट पीपल वुड ऑलवेज लाइक। ग्रेट, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑलराइट, सो इट्स 8:03 और चलिए, मैं सबसे पहले आज का प्रोग्राम हम शुरू करें उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है कल के प्रोग्राम के बारे में, सैंडविच के बारे में, ब्रिजिंग इन योर व्हाट यू कैन से योर नोटपैड। ओके रितु, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि विल यू गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस सेशन? यस, इफ इन केस यू मिस दिस सेशन तो यू कैन कांटेक्ट आवर ग्रुप कोऑर्डिनेटर मिस्टर धरम, तो ही विल हेल्प यू get you the recording of that particular session. And if in case you want to do a learning thing, तो you can also request them, so वो आपको एक रिपीटेशन के लिए दे देंगे। जब भी आपको वो कोई सेशन आप जब फ्री हो तभी आपको उनसे मांगना है, क्योंकि वो जब आपको सेशन देंगे तो आपको एक्सेस शायद 24 या 72 आवर्स तक रहेगा, जिसमें से कोई भी 2 घंटे निकाल कर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मेरा क्वेश्चन फिर से ये है, पिछले 60 डेज में आपने क्या नया सीखा? इट कुड बी समथिंग बिग लाइक ड्राइविंग अ कार, या फिर समथिंग वेरी स्मॉल लाइक मेकिंग मैगी, या कोई मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आपने सीखा होगा, राइट? ओके, एंड यहाँ पर आप लिखिए मत, लिखिए मत यहाँ पर, मैंने कहा नहीं है आपको चैट में लिखने के लिए, आप अपनी डायरी में लिखिए। बिकॉज मैं आपको, आप ये क्यों सीखे हैं ना, उसका रीजन मुझे पता है बिना आपके बताए हुए। यस, आप क्या सीखे वो मुझे नहीं पता है, बट आपके सीखने की जो वजह है ना, वो मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको, आई डोंट वांट यू टू शेयर इन द चैट। ओके, सो आई होप सभी ने लिख लिया होगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू हैव लर्नड इन द पास्ट 60 डेज। आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ओके, मैंने ना ये पूछा है कि आप क्या सीखे हैं, मैंने आपको पूछा नहीं है कि आपने क्या वजह से वो सीखा है। ठीक है, आपकी नोटपैड में आपने लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास दिव्य दृष्टि है और मुझे पता है कि आपने किस वजह से इसे सीखा है। लेकिन ये हम शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग जो अभी बाद में जुड़े हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। अगर आज आप कंफर्टेबल है, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग द कार या समथिंग, तो प्लीज स्विच ऑन द कैमराज। लेट्स इट्स अ क्लोज ग्रुप। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक दूसरे को सामने सामने देखें, एक दूसरे के रिएक्शन स्टडी करें, और एज अ स्पेक्टेटर ऑल्सो, एज अ पार्टिसिपेंट ऑल्सो, आपको देखते रहना है कि दूसरे के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते रहते हैं, राइट? So you should be active in doing all those things. All right. So आप क्या सीखे हैं वो आपने लिखा है, और आप क्यों सीखे हैं उसका रीजन भी आपने लिख दिया है, नोटपैड में लिखा है। यस, इफ इट इज यस जस्ट शो मी अ थम्स अप। इफ इट्स यस जस्ट शो मी अ थम्स अप। ओके, तो सभी ने रीजन लिख दिया है, ठीक है। मैं अब बताने वाला हूं कि आपने वो क्यों सीखा हुआ है। मुझे आपका रीजन पता है कि आपने वो क्यों सीखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको वो रीजन
बता देता हूँ। कुछ लोगों ने रीजन लिखा लिखा होगा कि आपने पर्टिकुलर चीज कुछ सीखी है क्योंकि आप सीखना चाहते थे। कुछ लोगों ने चाहते थे वो रीजन लिखा होगा। हाँ, शब्द कुछ अलग हो सकते हैं बट उसका रीजन ये निकलेगा कि आप चाहते थे उसे सीखना। और कुछ लोगों ने जो रीजन लिखा होगा सीखने के लिए, वो रीजन होगा कि आपको सीखना पड़ा। सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि आपको उसे सीखना पड़ा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा, ये दो कैटेगरी के अलावा अगर कोई तीसरा रीजन आपने कहा है तो आप बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपने जो भी रीजन लिखा होगा वो इन दो कैटेगरी में ही हो सकता है। या तो आप सीखना चाहते थे या आपको सीखना पड़ा। है कि नहीं? ठीक है। डज इट सूट इनटू दिस कैटेगरी? हाँ या ना? इफ इट इज फॉलिंग इनटू दिस टू कैटेगरी, जस्ट शो मी अ थम्स अप। कम ऑन, जस्ट शो मी अ थम्स अप। ओके, ग्रेट। सो इट फॉल्स इन दिस टू कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेलो, इसका मतलब क्या हो गया? इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी सीखता है तो उसकी दो ही वजह है। आपने भी कुछ भी सीखा, उसकी भी दो वजह है। आपको बिना पूछे हुए मैंने ही वो वजह बता दी। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी सीखता है उसकी भी दो वजह है। और वो दो वजह क्या है? या तो वो सीखना चाहते हैं या तो उनको सीखना पड़ता है। तीसरी कोई वजह नहीं है। राइट? अब जब मैं ये आपको समझा रहा हूं कि दो ही वजह होती है, तो लेट मी टेल यू समथिंग कि आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ ये टॉपिक बना कैसे। आज से करीबन 15 साल पहले जब मैं डिजाइन कर रहा था करिकुलम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का, जबकि वो हम लोग 7 दिन का ऑफलाइन इवेंट करते थे, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। गूगल से हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अक्रॉस द वर्ल्ड से बहुत सारी बुक्स मंगवाई थी। और वो बुक्स ऑनलाइन परचेस करनी थी, जिसमें से बहुत सारी बुक्स इंडिया में डिलीवर भी नहीं होती थी। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स, 15 ईयर्स बैक। तो कोई दोस्त होता है फॉरेन कंट्री में, यूएस में है, तो उसके घर पे डिलीवर करवाई, फिर कोई आ रहा है उसने वहां से कैरी करके यहाँ पर आए, और इतना सारा पूरा पूरा बंच, हमने एक पूरा हीप बनाया था किताबों का। और जब मैं इंडेक्स उसका जो करिकुलम देख रहा था, हाउ टू बिकम अ ट्रेनर, जब मैं उसका करिकुलम देख रहा था, आई वाज सरप्राइज टू नो मेजोरिटी ऑफ द बुक्स में टॉपिक कॉमन था, लेकिन वो टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने बहुत सारी बुक्स में उस टॉपिक को स्टडी किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत अहम टॉपिक है व्हेन यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर। क्योंकि एज अ ट्रेनर हम अक्सर ज्यादातर किसे ट्रेन करते हैं? अनुभवी लोगों को। अनुभवी लोग एडल्ट्स होते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो उनको सीखने की इच्छा भी नहीं है। जबरदस्ती भेजते हैं या क्यों जाते हैं स्कूल ये पता नहीं है, बट वो एक समाज का एक एक ढांचा है कि इस बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्कूल में जाना है। बट बड़े हैं ना, ऐसे ही नहीं सीखते, बिना वजह के नहीं सीखते। उनको या तो सीखने की इच्छा होती है या तो उनको मजबूरी में सीखना पड़ता है। अदरवाइज वो कैजुअली रैंडमली कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो इसी पॉइंट के ऊपर बहुत सारी किताबों में एडल्ट लर्निंग थियरी या एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल करके एक टॉपिक हुआ करता था। तो मैंने उसको पढ़ा। फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा, यानी एडल्ट्स ऐसे ही कोई नहीं सीख सकते हैं, ऐसे ही कुछ सीखते नहीं है। उनके सीखने की कुछ थियरीज होती है, उनको सीखने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के वो सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी किताबों के वो लॉजिक्स को स्टडी किया, और उसमें से मैंने क्रक्स निकालकर 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स बनाए हैं एडल्ट लर्निंग के, जो आज हम शेयर करने वाले हैं। आप सभी लोग एडल्ट हैं, आपने भी कुछ सीखा। उसकी भी दो ही वजह थी, या तो आप सीखना चाहते थे या सीखना पड़ा। लेकिन आइए अब हम समझते हैं वो एडल्ट लर्निंग थियरी या एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स। क्योंकि जिंदगी में हम जब भी ट्रेनिंग या कोचिंग देंगे तो ज्यादातर हमारे सामने आने वाले हैं एडल्ट्स। तो एडल्ट्स सीखते कैसे हैं? किस टाइप का माहौल, किस टाइप की ट्रेनिंग उन्हें पसंद है? एडल्ट का लर्निंग का थियरी क्या होता है? आइए उसे समझते हैं। So we are going to discuss 3 powerful principles of adult learning. Okay? So सबसे पहले, the first principle goes like this. मैं चाहता हूं कि सभी लोग बोल कर पढ़े इसे, अनम्यूट किए बिना। राइट? म्यूट ही रखें और पढ़िए। Adults bring a lot of experience with them to workshops, and therefore they have something to contribute and something to lose. जी, Adults
बहुत सारा अनुभव लेकर वर्कशॉप में आते हैं। आप जब इस प्रोग्राम में आए हैं, आप अकेले नहीं आए, अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं। घड़ा भरा हुआ है, और भरा हुआ घड़ा जो होता है, उसे कई बार इच्छा होती है कि वो थोड़ा सा छलके। समझ में आ रहा है? तो एडल्ट्स स्कूल के बच्चों की तरह आप परमानेंटली एडल्ट्स को चुपचाप बिठा के रखोगे और कंटिन्यूअसली मोनोलॉग करते रहोगे, एडल्ट्स विल नॉट लाइक। इसीलिए कहते हैं एडल्ट्स ब्रिंग विद देम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू द वर्कशॉप, एंड देयरफॉर दे हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। वो कुछ तो जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कंट्रीब्यूट करने का मतलब कुछ कहना, कुछ शेयर करना, कुछ बोलना, कुछ बताना। जब कल भी मैं आपको सिखा रहा था, या आज भी आप कुछ सीखेंगे, या भविष्य में भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, तब कोई ट्रेनर कुछ भी बोलता है ना, आपके दिमाग में उस वक्त कुछ विचार तो आ जाते हैं जो आपको लगता है इस विचार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है, और अगर मौका मिले तो मैं शेयर भी करना चाहूंगा। ऐसा मूड आता है कि नहीं? ऐसा मूड आता है कि नहीं? यस और नो? यस, वो मूड आता है, वो विचार आता है। कोई भी मुद्दा आप जब सीखते हैं, कोई भी टॉपिक आप सीखते हैं, तो आपको लगता है कि यस, कहीं ना कहीं इसके अंदर ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा फिट होगा, मैं शेयर करूं। ऐसा विचार आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक एडल्ट है। सो फर्स्ट इज, दे दे हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट, ये तो क्लियर हो गया। एंड समथिंग टू लूज, इतना याद रखना, जितने भी एडल्ट्स होते हैं, उन्हें खुद को पता है कि उनमें भी कुछ कमियां हैं, और वो कमियों को वो भी दूर करना चाहते हैं। इसीलिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घर वालों की वो सुनने वाले नहीं है। आप समझ रहे हैं? वी जनरली do not give more importance to the advices given by our own family members, क्योंकि हमने कहावत सुनी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स में जब एडल्ट्स आते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, बट वो कुछ अपने में बदलाव भी चाहते हैं। दे वांट समथिंग टू लूज ऑल्सो। ठीक है? सो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि एडल्ट्स को मौका दीजिए कि वो कुछ शेयर कर सके, और उन्हें अपनी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने आप बहुत कुछ अपनी प्रोसेसेस को करके वो जो करना चाहते हैं वो कर पाए। क्योंकि क्योंकि यू नो लाइफ में व्हेन वी बिकम एडल्ट्स, हमें बहुत मौके नहीं मिलते हैं हमारे इमोशंस, हमारी आदतें, या हमारे इंटरनल जो चल रहा है उसे शेयर करने की। लेकिन व्हेन वी गो टू सर्टेन प्रोग्राम्स, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप बिल्कुल शेयर नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन यू गो टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, आप चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी प्रोसेसेस आए, या कुछ ऐसा लर्निंग आए, या कुछ ऐसे एग्जांपल्स आ जाए, ताकि आप बहुत कुछ है जो अपने दिमाग में क्लेरिफाई करना चाहते थे, कुछ भूलना चाहते थे, कुछ छोड़ना चाहते थे, वो आप छोड़ पाए। तो उनको शेयर करने का मौका दीजिए, उन्हें एक स्पेस दीजिए कि वो अपनी प्रोसेस से बहुत कुछ, एवरी टाइम इट इज नॉट आस्किंग देम कि आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। मैनी अ टाइम्स लेट देम जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि वो एडल्ट है, वो अपने आप को मैनेज करना जानते हैं। राइट? सो फर्स्ट प्रिंसिपल, adults bring with them a lot of experience to workshop, and they have something to contribute and something to lose. If this first point is clear to you, everybody, clear, come on. Okay, wonderful. Now we come to the second point. Second point क्या कहता है? I want everybody to read once again. Adults wants want workshops that focus on real life, here and now problems and tasks, rather than on academic situations. एडल्ट्स चाहते हैं कि जो वर्कशॉप्स है, जो उन्हें सिखाया जा रहा है, वो रियल लाइफ का हो। जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस देश में वो रहते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, उसके रिलेटेड हो, अभी के समय का हो, कंटेम्प्ररी हो। उन्हें एकेडमिक
सिचुएशंस को सीखने में सुनने में ज्यादा मजा नहीं आता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कल के दिन में मैंने आपको सैंडविच पैटर्न सिखाया, ब्रिजिंग सिखाया, एक प्रैक्टिकल तरीका था जो आपको कहीं ना कहीं कोई किताब या उसमें से सीखने नहीं मिलता इतना, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने सिखाया। लेकिन अगर मैं थियोरेटिकली उसको सिखाता या पॉइंट वाइज सिखाता जैसे किताबों में सिखाया जाता है, तो प्रोबेबली यू वुड हैव नॉट एंजॉयड दैट, क्योंकि आपको लगेगा हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स में हम लोग हैं। और एडल्ट्स को एकेडमिक्स पसंद नहीं है। ज्यादातर स्कूल का जो था ना, पास्ट में क्या हुआ, उस सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे में ऐसा किया जाता है, ये करना है, स्टेप्स 1 2 3 4 है, वो ठीक है। बट एडल्ट्स डोंट लाइक, उन्हें रियल लाइफ की बात करो। अभी समाज में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का क्या है माहौल, आजकल क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में अभी क्या चल रहा है। आप बोलेंगे हर्षद मेहता के टाइम पे ऐसा हो रहा था, नोबडी वांट्स टू लिसन व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट टाइम। आप बोलो कि अभी अदानी का जो पब्लिक इश्यू आया उस वक्त स्टॉक मार्केट की क्या हाल हुई, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। आप अगर स्पोर्ट्स का एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप वो कपिल देव या संदीप पाटिल उस जमाने के आप एग्जांपल्स दोगे दोगे तो प्रोबेबली ऑडियंस में नॉट बी रेलेवेंट। कुछ लोग होंगे आपके ऑडियंस में जो सीनियर होंगे, जो उस एरा के होंगे, वो कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं। इसलिए आप कंटेम्पररी बात करेंगे अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर कहते हैं कि ये शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव, तो पीपल विल कनेक्ट मोर। तो आज की बात करो, अभी की बात करो, ईयर एंड नाउ की बात करो, उनको एकेडमिक्स की बात नहीं चाहिए, ठीक है। आज के समय में क्या चलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि दोस्तों आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में आए हैं, आजकल की ट्रेनिंग तो बकवास हो रही है। रियल ट्रेनिंग तो हो रही थी आज से 2000 साल पहले गुरुकुल में, तक्षशिला में। जो गुरुकुल होता था वहां पर इस टाइप की ट्रेनिंग हुआ करती थी, और वो ट्रेनिंग रियल ट्रेनिंग होती थी। तो चलिए, आप सभी लोग इस बैच में पहले सेशन में आते थे, तो गुरुकुल में आपको पता है हर हर स्टूडेंट जब जाता था तो पहले अपना मुंडन करता था। तो सब लोग मुंडन करके आइए प्रोग्राम में, ठीक है। इस तरह से मैं अगर प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा कि हम रियल 2000 साल पहले का प्रोग्राम, तो आप बोलेंगे अरे सर हेलो, हम 2023 में जी रहे हैं, मॉडर्न समय है, आप आज की बात करो। 2000 साल पहले जो होगा उसके प्रिंसिपल्स आप बता दो, लेकिन हमें आज की बात करो। समझ में आ रहा है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पास्ट। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि आजकल की क्या 2023 में क्या मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जो 2025 में हिट होगी, आप बोलेंगे अरे सर पहले ऐसी ट्रेनिंग दो कि आपको जो पैसा दिया है ना वो कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है? वो पहले सिखाओ। 2025 वाली बात हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको ना पास्ट में इंटरेस्ट है, आपको ना फ्यूचर में इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है कि ये सर ये 2 महीने का प्रोग्राम खत्म हो, आप हमको ये सिखाओ कि हम किस टाइप का प्रोग्राम शुरू करें, हम कहाँ से शुरू करें, हम ऑफलाइन शुरू करें, ऑनलाइन शुरू करें, किस तरह से हम ऑडियंस को लाए, किस तरह से हमें रेवेन्यू कलेक्शन है। आपको उसमें इंटरेस्ट है, यस और नो, राइट? तो ऑडियंस को हमेशा जो सुनना है आपको वो ही बताना है। ये भी एडल्ट्स है, एडल्ट्स को टाइम पास बातें पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो सेकेंड पॉइंट अगर आपका क्लियर है, everybody clear, right? So again on the screen there is a second point, and what does the second point say? Adults wants workshop that focus on real life, here and now problems and tasks rather than on academic situations. इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अगर एग्जांपल्स भी दे रहे हैं तो करंट एग्जांपल्स दीजिए, न्यूज़ देखिए, मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेट या जो साइट्स है जो रिसेंट आपको अपडेट्स मिलते हैं उनको आप स्टडी कीजिए और उनके उसमें से एग्जांपल्स बनाइए। समझ में आ रहा है? यू शुड नॉट बी गिविंग द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन सिंस सो मेनी इयर्स बाय सो मेनी ट्रेनर्स। जब आप रिसेंट एग्जांपल्स देते हैं आपका कंटेंट यूनिक होता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपने किसी ट्रेनर को 4 साल पहले सुना था, उसने उस वक्त कोई एग्जाम्पल दिया था, उस वक्त कुछ हुआ था उसका, और आज जब आप किसी को सिखा रहे हो, आज का एग्जाम्पल दे दो, वो कंटेंट आज तक पार्टिसिपेंट ने सुना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वाक्य दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? तो उस तरह से आपका कंटेंट यूनिक बनता है। इफ इट इज क्लियर टू यू, से क्लियर, राइट? तो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, रिसेंट कब आप लेंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। आई मीन अगर जैसे आप अभी बॉलीवुड की बात करें तो यू शुड गिव एग्जांपल्स। अगर पठान मूवी का कोई एग्जांपल दे सकते हो तो यू शुड बी गिविंग दैट, बिकॉज दैट इज हैपनिंग, राइट? तो या फिर अभी आरआरआर जैसे ऑस्कर्स में गया, तो उस टाइप का आप एग्जांपल देंगे तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बट इफ यू से अगर वो पुराना मूवी गॉन विद द विंड या सरस्वती चंद्र मूवी की आप बात करेंगे तो लोग बोलेंगे सर ऐसा कोई मूवी भी था? ओके।
So this is the second point. Keep this thing well in mind. This is the second principle. And the third principle says adults are accustomed to being active and self-directing. Adults एक्टिव रहना पसंद करते हैं एंड सेल्फ डायरेक्टिंग. सेल्फ डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टली बच्चों की तरह मत सिखाओ तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो. डायरेक्शंस उनको नहीं चाहिए, उनको सेल्फ डायरेक्टिंग पसंद है. आप कंसेप्ट बता दो, वो अपने आप अपने तरीके से सीखना चाहते हैं. एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी मैच्योरिटी के बाद तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें रिश्तों को ज्यादा अहमियत देना है या अपने ईगो को. अक्लमंद को इशारा काफी है. अगर आज आपका रिश्ता सही नहीं है तो शायद आपने किसको अहमियत दी है, आप समझ गए होंगे. हाँ, समझ में आ रहा है. आपने इनडायरेक्टली आपने एक मैसेज पहुंचा दिया लोगों को कि बेसिकली है भाई, ईगो छोड़ और रिलेशन को ध्यान दे. लेकिन इफ यू से हेलो, ध्यान रखना, ईगो मत रखो, रिलेशन को अहमियत दो, तो उसको लगता है कि क्या टीचर पढ़ा रहे हैं हमको. दे फील लाइक दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एडल्ट्स को आप एक हिंट दे दो, वो अपने आप बहुत कुछ सीख लेंगे, अपने आप समझ लेंगे. बिकॉज एडल्ट्स आर accustomed टू सेल्फ डायरेक्टिंग. और दूसरा एक्टिव, वो तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको एक्टिव कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि डिजिटल के जो लिमिटेशंस है, उसी लिमिटेशंस में जब हम काम करते हैं तो एक्टिव रखने के कुछ कुछ तौर तरीके आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेने पड़ेंगे. मैंने ये क्लियर वाला डिसाइड किया है, समझ में आ रहा है? मैनी ए टाइम्स मैं कहता हूँ थम्स अप करो, या एक हाथ ऐसे रखो, एक हाथ ऐसे रखो, ऐसा कुछ ना कुछ करके आप कोई ना कोई हरकत करवाते रहो. बेसिकली दे शुड बी एक्टिव. और फिर भी आपका टोटल कंट्रोल नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आधे लोगों ने तो कैमरे बंद रखे हुए हैं. ठीक है, तो आप गैस करके चलो, विजुलाइज करके चलो कि उन्होंने बंद कैमरे में भी ऐसा कुछ किया होगा. भगवान भरोसे आपको आगे बढ़ जाना पड़ेगा. यही रियल ऑफलाइन प्रोग्राम होगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो क्यों भाई आपने क्यों नहीं किया, ऐसा आप उन्हें पिन पॉइंट करके बोल सकते हो. ओके, सो एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं. फिर से एक बार आखिरी बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ. एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल, सबसे पहला, एडल्ट्स बहुत सारा अनुभव लेकर आते हैं वर्कशॉप में. उन्हें कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए और वो कुछ अपनी आदतें बदलना या छोड़ना भी चाहते हैं. दूसरा, एडल्ट्स चाहते कि वर्कशॉप्स का फोकस रियल लाइफ पे हो, अभी के समय का हो, अभी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें रादर देन अतीत या भविष्य की बातें करें. तीसरा, एडल्ट्स, उन्हें अच्छा लगता है कि जब उन्हें एक्टिव रखा जाए और उन्हें सेल्फ डायरेक्टिंग तरीके से सिखाया जाए, तो वो बेस्ट तरीका होता है एडल्ट्स को सिखाने का. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये फ्यूचर में कभी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए आप, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, ये 3 प्रिंसिपल्स को पढ़ लेना. समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पर मैं एडल्ट्स को खाली करने का मौका दूंगा, कुछ शेयर करने का मौका दूंगा, कहाँ कहाँ पर मैं इन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ कि नहीं, ये सब आपको करना है. तीसरा, उन्हें एक्टिव रखने के लिए मैं क्या क्या कौन से प्रैक्टिकल्स करवा सकता हूँ, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है. क्योंकि इतना याद रखना, वो पूरा थियरी भूल जाएंगे, लेकिन आपने उस थियरी के दौरान 2 प्रैक्टिकल्स करवाए होंगे जहां उन्होंने खड़े होकर कुछ किया होगा, या फिर उन्हें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा जहां उनका पूरा बॉडी इन्वॉल्व हुआ होगा. ये वो कभी नहीं भूल पाएंगे. राइट? तो वो मसल जब एक काम करता है, वो हमेशा मेमोरी, लंबे समय तक मेमोरी में रहता है. ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे तो उसमें अलग अलग दिमाग के लोग आएंगे. पार्टिसिपेंट्स की वैरायटी होती है, या आपकी भी वैरायटी है, देख लो. कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई स्टूडेंट है, तो कोई अलग अलग प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं. आपकी भी वैरायटी है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स की वैरायटी है. आइए आज उसको समझते हैं. तो यहाँ पर
हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये भी कहीं बहुत कम जगह पर आपको सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले होते हैं सिंसियर और जेन्युइन। कुछ भी आप नाम दे दो, सिंसियर या जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स, ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं सिंसियर या जेन्युइन? कौन है जो आपके एक एक शब्द को अंदर उतारते हैं, टोटल फोकस्ड बैठते हैं, सभी सवालों को क्लेरिफाई करते रहते हैं? ये अपने मैगजी अरे वाह, उदय ने लिखा है हमारे जैसे होते। क्या बात है, खुद की तारीफ। वाह, वेरी गुड। हाँ, आप सभी लोग, आप सभी के, मैं उन्हें सिंसियर बोल सकता हूँ जिनका कैमरा ऑन है। ये भी एक हिंट दे दिया। देखते हैं अभी उसमें से किसी को थोड़ा लग गया तो बेचारा हमें अपना चेहरा दिखा देंगे। ठीक है, ओके। सो कहते हैं कि सिंसियर और जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो 100% सीखना चाहते हैं। वो ऐसा उन्हें लगता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोग्राम है, जिसमें से मैं एक एक बातें सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा, बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और इसे इम्प्लीमेंट भी करूंगा। दिस आर द सिंसियर एंड जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स, जैसे आप सभी। ठीक है। ऑफ कोर्स एक बात बता दूं, जब भी कोई प्रोग्राम हाई पेड प्रोग्राम होता है तो उसमें सिंसियर या जेन्युइन ही आपको मिलेंगे, क्योंकि पैसा देकर टाइम पास करने बहुत कम लोग निकलते हैं। ठीक है। वो कैटेगरी जो है उसे कहा जाता है, ये सेकंड कैटेगरी, समझ में आ रहा है? जिसे हम क्या कहते हैं, वेकेशनर्स कहते हैं। ट्रेनिंग में ऐसे आता है जैसे वेकेशन में घूमने आया है, मजे लेता है, माहौल का मजा लेता है, पार्टिसिपेंट्स का मजा लेता है, ट्रेनर का मजा लेता है। इसका आने की दो ही वजह होती है, पता है क्या? लिख लो। वेन्यू अच्छा है तो ये आता है। वैसे वेकेशनर्स है ना, ऑनलाइन में नहीं आएंगे, ऑनलाइन में नहीं आएंगे वेकेशनर्स, ये ऑफलाइन में ज्यादा आते हैं। वेन्यू अच्छा है, बोले कहाँ इवेंट है, गोवा में, चल चलते हैं, तो ये आते हैं अगर वेन्यू अच्छा है, और ये आते हैं अगर मेन्यू अच्छा है। इनके दो ही ऑब्जेक्टिव है। अरे कहाँ है? अरे वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम है। अच्छा, अरे चल यार, वहाँ की रबड़ी जलेबी तो बहुत अच्छी है, चल यार प्रोग्राम देखते हैं, खाने का मजा तो है ही ना वहां पर, चल वेन्यू, वेन्यू अच्छा, इसको टाइम और पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये वेकेशनर है। ये कहीं पर भी घूमने चला जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम शुरू होगा सुबह 10 बजे, ये घूमता फिर आएगा 11:30 बजे। सर कुछ नहीं कर रहा, आपको बहुत घूमने गया था तो थोड़ी नींद आंख लग गई। क्यों? क्योंकि इसको सीखने से कोई लेना देना नहीं है, ये घूमने आया। गोवा में आया तो भी रात भर कैसीनो में बैठेगा, सुबह में मूड आएगा तो प्रोग्राम में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये वेकेशनर है। आप चिंतित मत हो, आप कभी ये मत सोचा कि आपकी ट्रेनिंग खराब है इसलिए वो घूमने आया। नहीं, वो घूमने ही आया था, साथ में ट्रेनिंग ले रहा है। समझ में आ मैनी टाइम्स यू नो, जब ट्रेनर्स नए होते हैं ना तो मेरे को बोलते हैं, सर मैंने इतनी जबरदस्त जगह पर मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम रखा था, ऐसा था वैसा था, लेकिन सर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो आया ना, सर ये ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था। मैं बोला क्या है, तो तुम टेंशन में क्यों आ रहे हो? तो बोले सर कुछ नहीं, हमें ऐसा लगा कि उसको शायद पसंद नहीं आया मेरा प्रोग्राम। नहीं भाई, वो आया ही घूमने के लिए। लेकिन क्या है ना, घर पे भी कुछ बोलना पड़ेगा ना कि गोवा क्यों जा रहा है, तो नाम दे दिया आपकी ट्रेनिंग का। इज दैट क्लियर? तो ऐसे भी आपको पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, इन्हें कहा जाता है वेकेशनर्स। ओके। तीसरी कैटेगरी के पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रिजनर्स। प्रिजनर्स, कैदी, ये खुद नहीं आए, इनको किसी ने बिठाया है। तू सीख, तेरे लिए काम का है, तेरे को सुधरने की जरूरत है, तू ये जा, तेरी आदतें बहुत खराब है, तू ये प्रोग्राम अटेंड कर। एग्जाम्पल, बच्चे, उसे नहीं करना ट्रेनिंग। माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि मेरे बच्चे को
मैं इम्प्रूव करूं, मेरे बच्चे को मैं ट्रेनिंग दूं। तो इसको बिठा दिया बच्चे को प्रिजनर। अब ना ये खुद चैन से बैठेगा ना दूसरे पार्टिसिपेंट को बैठने देगा। सो ही इज अ प्रिजनर। क्या करना है प्रिजनर्स के साथ? अच्छा, दूसरी कैटेगरी के होते हैं ज्यादातर कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स। कॉरपोरेट में मैंने बहुत ट्रेनिंग्स दिए हैं। कंपनी बुलाती है आपको, सर आप आ जाओ, हमने चेन्नई के पास महाबलीपुरम में चैरियट रिसर्ट में प्रोग्राम रखा है, आप आओ वहां पर। आपको फ्लाइट का टिकट देगा, एकदम 5 स्टार लग्जरियस ट्रैवल सब कुछ देगा। वहां पर आप गए और आपको लगेगा ये मैं क्यों विलन के अड्डे में आ गया। तब इस तरह से आपको देखते हैं कि यार इतनी सुंदर जगह पर कंपनी ने हमको बुलाया है, घूमे फिरे, बीच पे जाए, स्विमिंग पूल में करें हम, मजा करें, बार में जाए, और उस जगह पर आपको खड़ा कर दिया है हमको सिखाने के लिए, और ये बन गए प्रिजनर्स। तो चाहे स्टूडेंट्स होते हैं चाहे कॉर्पोरेट वाले हैं, जिनको खुद को इम्प्रूव नहीं होना है और कंपनी जबरदस्ती करवाती है, पेरेंट्स जबरदस्ती करवाते हैं, ये प्रिजनर्स है। तो प्रिजनर्स को है ना उनसे दोस्ती करो, उनको बोलो कि देखो भाई, तुमको किसी ने जबरदस्त कसूर नहीं है। इनडायरेक्टली मैसेज उस तक वो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर उसने ठान दी ना कि अगर मैं कह दी तो तू स्टेज पे कैसे चैन से बैठेगा, अगर उसने ठान दिया तो वो आपको भी परेशान करता रहेगा। ठीक है, फिक्र मत करो, कभी कभी कोई मिल जाएगा आपको प्रिजनर। कॉर्पोरेट में जाओगे तो रोज, अरे यार कसम से बोलूं, एक स्माइल नहीं देते। आप कितना ही डायलॉग मारो, कितना ही जोक बोलो, कितना ही स्टोरी बोलो, ठीक है, ये स्माइल नहीं देते। मेरे दिमाग में आता है अगर तूने पैसा दिया होता ना तो तू डबल हंसता। ठीक है, ये कंपनी ने पैसा दिया है ना, इसलिए हंसने के भी तेरे पैसे लगते हैं, ऐसे तू हंस रहा है। ऐसा आई वुड ऑलवेज टेल देम लाइक दिस। लॉजिकल माइंड वाले बैठते हैं वहां पर। अच्छा ऐसा, ओके, हमें सेल्स सिखाएगा? हमको 20 साल हो गए सेल्स में, हमको सेल्स सिखाने आया है, देखते हैं चल क्या सिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तब आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया इस प्रोफेशन में। ये प्रिजनर्स है, उनको बोलो कि देखो भाई, आपकी कंपनी को ऐसा लगा कि ये ट्रेनिंग की जरूरत है और मैं इसका एक्सपर्ट हूँ तो मैं आया हूँ। वैसे बताइए ना आप क्या सीखना चाहते हैं? अब देखो इतना वक्त ट्रेनिंग का है, आप और हम साथ में ही है। अब जब हम इतने घंटे साथ में है तो दो ऑप्शन है, या तो हम दुखी दुखी ये समय पसार करें, या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके समय पसार करें। बोलो क्या करना है? तो वो बोलेंगे सर हाँ ठीक है, इसके इसके बारे में बताओ। तब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने जो बोला वो ये सिखा रहे हैं। मुद्दा तो उसी के मुद्दे से शुरू करो, फिर सैंडविच बना के आप जो तैयार करके गए वही देना है, समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसके उसकी सुनी। इफ इट इज क्लियर टू यू से क्लियर। और अगर प्रिजनर प्रिजनर मेंटालिटी बाहर नहीं निकाली तो बन जाता है वो चौथा कैटेगरी, जिसे कहा जाता है टेररिस्ट। टेररिस्ट का काम क्या होता है? आतंक, विघ्न डालना, कोई चैन से ना जी सके, ये इसका काम है। दुनिया भर के सवाल पूछेगा, आउट ऑफ द टॉपिक सवाल पूछेगा, ऑडियंस में बैठे बैठे बातें करेगा। मोबाइल साइलेंट रखने को कहो तो मोबाइल भी साइलेंट नहीं रखेगा, म्यूट करने को कहो तो म्यूट भी नहीं करेगा। फोन आएगा तो हाँ बोल क्या है, ऐसा जोर से बोलेगा, फिर बाजू वाला बोले तो हाँ सॉरी सॉरी, ऐसा फिर वो बात करेगा, लेकिन एक बार तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। और कुछ तो टेररिस्ट इतने खतरनाक है, लिटरली लंच टाइम के बाद बैठते हैं प्रोग्राम में और सो जाते हैं, और इतने जोर से खर्राटे मारते हैं कि आपको स्टेज तक सुनाई देता है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बस उसके बाजू वाला जब वो खर्राटा मारता है ना, बाजू वाला उसको उंगली टच करता रहता है, जैसे वो उंगली टच करता है ना, ठीक है,
यस। मैंने कहा व्हाई दे आर, यू नो, मयंक इज आस्किंग व्हाई दे आर बिहेविंग। मैंने कहा ना, प्रिजनर मेंटालिटी होती है। प्रिजनर मेंटालिटी होती है, तो जब उसको ऐसा लगा कि मुझे जबरदस्ती बिठा दिया है, तो आपने उससे दोस्ती नहीं की, तो उसके अंदर का टेररिस्ट बाहर निकलता है। समझ में आए? हाउ टू टेक आउट प्रिजनर मेंटालिटी। मैं, है ना, आई वाज टेलिंग अ स्टोरी कि एक एक थोड़ा सा, नो, सिचुएशन के हिसाब से, अच्छा जी, आते ही क्यों? मैंने कहा ना, ये आता आना नहीं चाहते थे, इनको भेजा गया था। आप समझो, ये आना नहीं चाहते थे, इनको भेजा गया था। ठीक है। अब मजबूरी है ना, बॉस बोलता है तू, इट इज कंपलसरी फॉर यू टू अटेंड दिस प्रोग्राम, ऐसा बोलते हैं, इट इज कंपलसरी फॉर यू, ठीक है, वरना अप्रेजल, इंक्रीमेंट, हर जगह पे इनको तकलीफ होती है, तो बॉस की बात सुननी पड़ती है, इसलिए वो आ जाते हैं। मैं, पता है प्रिजनर की मेंटालिटी में कैसे निकलता था? मैं एक स्टोरी बोलता था कि फ्रेंड्स, सोचो कि आपके शहर में एक नया जबरदस्त ब्रांडेड आइसक्रीम आउटलेट ओपन होता है, और उस आउटलेट को ओपन करने के लिए समझो कि सेलिब्रिटी में अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन दोनों आने वाले हैं। अब आपके शहर में पूरा लोगों को पता चल गया कि आज आपके शहर में अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन वो आइसक्रीम आउटलेट के पास आने वाले हैं, तो आप भी वहां पर गए, लेकिन इतनी भीड़ थी कि आप उन तक पहुंच नहीं पाए। तो दोपहर तक वो लोग अपना काम करके चले गए, और शाम को आपको लगा फैमिली के साथ कि चलो अब जाते हैं, अब भीड़ कम हो गई होगी, तो आप उस आइसक्रीम आउटलेट के ऊपर गए। आप, आपकी वाइफ और आपके दो बच्चे, चार लोग बैठे हैं, और वो वेटर ने आकर आपको मेनू दिया। अब ओपनिंग करने के लिए अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन आए थे, तो ब्रांड कैसा होगा? जैसे मेन्यू आपने देखा, आइसक्रीम का रेट आप देख रहे हैं कि एक स्कूप का 350 रुपया। आपको अचानक शॉक हो गया। आप मेनू देखते हैं, आपकी वाइफ मेनू देखते हैं, फिर आप एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि क्या करें, और आप सोचते हैं क्या, कि क्या करें, एक ही मंगवाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, 350 का आइसक्रीम है, क्यों इतना। तो आप एक दूसरे, अभी तो आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तब तक तो आपके दोनों बच्चों ने अपना ऑर्डर भी लिखवा दिया है। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है ऑलरेडी 700-800 का बिल हो चुका है, और आप दोनों के बीच में एक तो आपको लेना पड़ेगा, तो आपने और एक 300-400 का आइसक्रीम मंगवा लिया, तो करीबन 1000-1200 का आपको बिल हो गया। आप आए थे बोले 200 में निपट जाएगा, यहाँ पर 1200 का बिल हो गया है। अब वो वेटर आइसक्रीम लेकर आता है, आपके बच्चे तो जैसे आए, उन्होंने खाना तो शुरू कर दिया, टाक टाक टाक, और आपके सामने वो आइसक्रीम पड़ा हुआ है, आप और आपकी वाइफ दोनों देख रहे हैं, एक एक स्पून खा रहे हैं, ठीक है, और दिमाग में गिनती हो रही है कि एक स्पून कितने का। होता है ना कई बार ऐसा। मुझे एक बात बताओ, अब ऑलरेडी आपने उसका 300-400 रुपया चुका दिया है, अब क्या करना चाहिए? दुखी दुखी खाना चाहिए? नहीं यार, अब वैसे ही चुका दिया है ना, तो अब मजे से खाओ, है कि नहीं? अब जब चुका ही दिया है तो, और आइसक्रीम आ ही गया है, आपने ऑर्डर दे दिया है, आइसक्रीम आ गया है, पैसा चुका दिया, अब आइसक्रीम आ गया है, तो उसको एंजॉय करो, फिर दुखी क्यों होने का? है कि नहीं? ऐसा मैं स्टोरी पार्टिसिपेंट्स को कहता हूँ, तो सब बोलेंगे हाँ। तो फ्रेंड्स, आपका आइसक्रीम है ना, आ गया है, आपका आइसक्रीम है ना, आ गया है, ठीक है, और आप भी आ गए हैं, अब दुखी दुखी क्यों सुन रहे हो? अब आ ही गया है तो एंजॉय करो। समझ में आ रहा है? इसको मैंने कैसे समझाया, एक मेटाफोरिक तरीके से, एक कहानी की तरीके से, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, हाँ यार, दुखी क्यों होने का, 4 4 घंटे इसको सुनकर दुखी क्यों होने का, बेटर है एंजॉय करो। यस, ऑफ कोर्स टीचर्स आर एक्सपर्ट इन दिस, जब बच्चे को जबरदस्ती भेजा जाता है, आप बच्चे से दोस्ती कर लेते हो, उसको बोले ठीक है बच्चे, चल पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेट्स डू सम फन, ऐसा करते करते आप उसको थोड़ा पॉजिटिव करके फिर आप सिखा देते हैं। So this is the fourth category, right? And learn to make ice creams and sell further at higher price. Great. ओके, सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी समझ में आ गया, और आज मैं सैंडविच का राज भी आपको बता रहा हूँ, ये रहा आपका सैंडविच का राज। ऑडियंस अटेंशन स्पैन। जब भी आपकी ऑडियंस बैठती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप देख लो उसका शुरुआत में अटेंशन 80% होता है,
थोड़े समय के बाद वो 100% तक उसका अटेंशन जाता है, फिर 20 मिनट के आसपास उसका अटेंशन फिर से थोड़ा डाउन होता है, और फिर आधे घंटे बाद तो उसका अटेंशन 50% से नीचे जा रहा है, और फिर जब आपका टॉपिक खत्म होने आता है या फिर आपका वो मॉड्यूल खत्म होने आता है, तब फिर से उसका अटेंशन 80% जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से लेकर ये 15 मिनट से लेकर ये 40 मिनट तक का जो गैप है ना, ठीक है, उस वक्त ऑडियंस का ज्यादातर ध्यान कम होता है। और जब उसका ध्यान ज्यादा है, तब आप वो ब्रेड दिखाओ उसको। समझ में आ रहा है? और जब उसका ध्यान कम है, तब आप बीच में जो भी स्टफिंग है उसको आप डालते रहो। इज दैट क्लियर? उसका माइंड सबकॉन्शियसली उसको कनेक्ट करता जाएगा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो जनरली इट टेक्स 20 to 30 minutes टू स्टार्ट द टॉपिक, टू गिव अ ब्रीफ अबाउट द टॉपिक। फिर उसके बारे में आप थोड़े एग्जांपल से ये सब देते हैं, और फिर आप उसको समराइज करके कंक्लूड करते हैं। तो जनरली इतना ही एक टाइम मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि 90 मिनट से ज्यादा आप ऑडियंस को बिठाकर मत रखो। आप बोलेंगे हम तो 120 मिनट बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 120 मिनट का ही सेशन है, इसीलिए हम ब्रेक नहीं देते। हम चाहे तो इसमें 1 घंटे बाद यानी 60 मिनट्स के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जूम में एक फायदा है, आपको अगर खुद को ब्रेक चाहिए तो आप भी क्या करते हो, कैमरा ऑफ करके आप एक ब्रेक ले ही लेते हो, है कि नहीं? अभी खाने का टाइम हो गया होगा किसी का, तो 10 मिनट कैमरा बंद रहेगा, ठीक है, थोड़ा आप खाना खा लेंगे, ठीक है। या कुछ लोग अगर है, अब बोले फैमिलियर हो गए, तो चालू में भी आप थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप भी अपने समय का डबल उपयोग कर रहे हैं, आपका खाना भी चल रहा है और आपका लर्निंग भी चल रहा है, नथिंग रॉन्ग इन इट। ये लग्जरी आपको ऑफलाइन प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। बट कहने का मतलब ये है कि ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में लोग अपने आप ब्रेक ले लेते हैं, इसीलिए मेनी अ टाइम्स आप थोड़ा लंबा भी खींचते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता है। कई बार आप वॉशरूम जाते हैं तो लोग अपना मोबाइल साथ में ही लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वहां पर भी बैठे बैठे सुनते हैं, उस वक्त ऑफकोर्स कैमरा ऑफ रखते हैं, बट लर्निंग चालू रहता है। ठीक है। वैसे आपको एक बात बता दूं, इतना कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, क्योंकि एक आध वेबिनार चल रहा था, वहां पर एक भाई साहब लिटरली अंदर गए थे और कैमरा ऑन रखा था। ठीक है। तो आपकी टीम में भी कुछ लोगों को चौकन्ने रहना है, ऐसा कोई भी पार्टिसिपेंट दिखे तो आप हाइड करो, वरना क्या है ना, फोकस आपके लर्निंग के ऊपर नहीं रहता लोगों का, फिर गॉसिप्स और वो सब शुरू हो जाता है। ओके। और ऑनलाइन में कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझाई जाएगी। जैसे आप इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पीछे अलमारी है, अलमारी में क्या होता है, वो मिरर होता है। फिर आपके फैमिली का कोई आकर आपके सामने देख रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी ऑडियंस को अलमारी में उनका पूरा वो चेहरा, और पूरा वो खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपसे, क्या इशारा कर रहे हैं, सब उनको दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमर और जोक्स हो जाएंगे ऑनलाइन प्रोग्राम में, ये जनरली ऑफलाइन में नहीं होता। सॉरी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स बोल देते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सिंसियर या जेन्युइन। दूसरा, वेकेशनर्स, क्यों आते हैं? वेन्यू एंड मेन्यू। तीसरा, प्रिजनर्स, खुद नहीं आए हैं, जबरदस्ती भेजे गए हैं, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। चौथा, टेररिस्ट, अगर प्रिजनर दुखी आदमी को आपने खुश नहीं किया, दोस्ती नहीं की, तो वो बन जाता है टेररिस्ट। एंड आई टेल यू समथिंग, जिस दिन आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक टेररिस्ट मिलेगा ना, उस दिन आपको लगेगा मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना। क्यों पता है? स्टेज एक ऐसी जगह है ना, आप उतर के भाग नहीं सकते, ना उसको कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो भी पैसा देकर आया है, बैठा है। मैं हाथ जोड़ के हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर बैच में कि आपको टेररिस्ट ना मिले, और मिले तो भी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, बाद में मिले। क्योंकि शुरू शुरू में आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं सर, इससे दूसरे प्रोफेशन अच्छे हैं। उस दिन आपको ऐसा होगा कि ये स्टेज फट जाए और आप सीता माता की तरह अंदर समा जाओ। ठीक है, लेकिन एक वो फेस करना, जब एक सवाल आपके ऊपर आता है और 100 लोग आपको देख रहे हैं, ओ हो, दैट्स अ वेरी टिपिकल सिचुएशन। मुझे भी मिला था एक टेररिस्ट काफी समय पहले, एंड
उसका अनुभव जब आप ऑफलाइन में आएंगे तब मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं जब एक्टिंग करके आपको दिखाऊंगा ना कि मेरी क्या हालत हुई थी, तो आपको जबरदस्त मजा आएगा। तो नोट करके रखिएगा, मैं जब आप जब ऑफलाइन इवेंट में आएंगे उस वक्त मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन जो लर्निंग है उसके ऊपर। एंड व्हाट इज दैट? अब थोड़ा आ जाते हैं सीरियस लर्निंग के ऊपर कि बेसिक प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। तो ये 4 शब्द लिख के रखिए, इस तरह से एरो बनाइए अपनी बुक में। और आपको जो 4 शब्द लिखना है, हमेशा कोई भी जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल ओपनिंग होना चाहिए आपका। अच्छा, ओपनिंग कैसा होता है लोगों का? गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मेरा टॉपिक है माइंड पावर। मैं आज आपको माइंड पावर के ऊपर 3 घंटे के लिए सिखाने वाला हूं। गलती से भी ऐसे शुरुआत मत करना। तो ओपनिंग कैसा होना चाहिए? एब्रप्ट। एक वर्ड लिखो, एब्रप्ट। एब्रप्ट यानी आज का मेरा टॉपिक ये है, वहां से शुरू मत करो। सीधा लर्निंग शुरू करो, सीधा बोलना शुरू करो टॉपिक के ऊपर। मैं आगे सिखाता हूं आपको कैसे करना है वो। अच्छा, जैसे ही आपने ओपनिंग कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज मैसेज। अब ये पहला ब्रेड है, यानी जो टॉपिक के ऊपर आप सिखाने के लिए गए हैं उसके बारे में ब्रीफ, उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में कुछ बेस, उसका कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ आपको बताना है, मैसेज। और वो मैसेज देने के बाद यू हैव टू गिव द एविडेंस। आपने जो भी सिखाया उसके ऐसे उदाहरण दो, ऐसे एविडेंस दो, ऐसे एग्जाम्पल्स दो कि वो उसके दिमाग में बैठ जाए। एंड देन यू हैव टू डू द क्लोजिंग। हर मॉड्यूल को एक ओपनिंग दो, कंटेंट दो 20% वाला, एविडेंस दो, एंड देन यू डू द क्लोजिंग। कंटेंट प्रिपरेशन में जब हम बात करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ओपनिंग के ऊपर। किसी ने बहुत सही कहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होनी चाहिए? हाथ का इशारा करके मेरे को समझाओ, फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होनी चाहिए? कम ऑन। ओके, किसी ने ऐसा कहा। फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होनी चाहिए? कम ऑन। अच्छा, सब लोग यही बोल रहे हैं, और कोई इशारा? फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होनी चाहिए? ना, एकदम दमदार। ओके, क्या लाजवाब, क्या बात है साहिल। ओके, सो लाजवाब या दमदार या सुपर्ब ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ पता है? यू शुड बी गुड विद जेस्चर्स, एज ए ट्रेनर यू शुड बी गुड विद जेस्चर्स। आप हाथों के इशारे ऐसे करो कि इशारों इशारों में पार्टिसिपेंट सीख जाए। समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज नो लैंग्वेज इज एज इफेक्टिव एज बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने एनएलपी किया हुआ है। आप सबको पता है कि एनएलपी ये कहता है कि कम्युनिकेशन में शब्दों का महत्व सिर्फ 7% होता है। 38% वॉइस टोनालिटी है और 55% होता है बॉडी लैंग्वेज। राइट? सो 55% महत्व आपके बॉडी लैंग्वेज का है, सोचो। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब जो बिना बोले आपकी बॉडी जो लैंग्वेज देती है वो है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपके हाथों के जेस्चर्स आते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, आपका आई कांटेक्ट आता है, आपका स्माइल आती है। ऑल दिस थिंग्स दे कम इनटू बॉडी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन रख के आप इस टाइप के एक्सप्रेशंस देते रहो, सुनते सुनते भी देते रहो, तो आपके फेस को एक्सरसाइज होगी। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देंगे ना, ऐसे ऐसे आपके चेहरे बनने चाहिए थोड़े थोड़े, तभी ऑडियंस को एक लाइव चेहरा दिखेगा। ओके, नाउ
तो ये अगर आपने समझ लिया है तो अब हम शुरू करते हैं कि ओपनिंग कैसे करना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है माइंड पावर। ऐसे आपको बिल्कुल चालू नहीं करना है, बिल्कुल शुरू नहीं करना है। तो शुरू कैसे करना है आइए सीखते हैं। ये सेंटेंस में चाहता हूं सभी लोग लिख ले इसी तरह से, चाइनीज हेड्स सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस। ये वाक्य को आप लिख लीजिए और मुझे इसका मतलब बताइए। कौन बताना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपको मौका देता हूँ। चाइनीज हेड्स सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस। बताइए इसका मतलब क्या होता है? हु वुड लाइक टू आंसर? हाँ, कौन जवाब देना चाहेंगे बताइए। ओके। हाँ, राजेश्वर जी। Well, they don't impress because it is not very interesting. It is bland. It is Chinese people themselves don't express. It is not expressive. Therefore, it does. ओके, सो इट इज नॉट एक्सप्रेसिव, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, हाँ मयंक आपने हाथ ऊपर किया। क्योंकि जो ऑडियंस होता है वो अपने आप को बहुत ही शाना समझता है। ही हिमसेल्फ कंसिडर्स वेरी हाईली इंटेलिजेंट। तो जो यूरोपियन क्वीन का मेटाफोर दिया है, क्योंकि यूरोपियन लेडी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ। और उसको अब अगर चाइनीज तरीके से बताएंगे चीजें तो दैट विल नेवर अपील। तो जो कल आप बता रहे थे कि जो नॉलेज है उसको डिलीवर करने का तरीका है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइनीज हेड विल नॉट फीड इनटू दैट। ओके, ठीक है। सो दो लोगों ने शेयर किया है, यू नो, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है चाइनीज हेड सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वीन, एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं बताना था मुझे। बट ये वाक्य अगर आप याद रखोगे तो पूरी जिंदगी में जब भी आपको कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना है, ये वाक्य अपने सामने रखो। और इसमें जितने शब्द है ना, चाइनीज हेड सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस, 6 शब्द है। ये 6 शब्द का जो पहला अल्फाबेट है, हर 6 शब्द का जो पहला अल्फाबेट है, वो स्पीच को शुरू करने का एक टेक्निक है। समझ में आया? तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखा रहा हूं ये सब। तो सबसे पहले चाइनीज का आता है सी, और सी से होता है फर्स्ट टेक्निक ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने का। और सी से होता है क्यूरियोसिटी। शुरुआत कैसी करनी चाहिए कि ऑडियंस क्यूरियस हो जाए। क्यूरियस यानी, क्यूरियस यानी उत्सुक। तो स्पीच ऐसे शुरू करो कि ऑडियंस बिकम क्यूरियस। ये बात है 2001 की, दिसंबर का महीना था। रात के करीबन 1:29 हुई थी और मैं अपने फार्म हाउस में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कानों में आई और मेरी नींद उड़ गई। मैंने अपने बिस्तर से पैर नीचे रखे और दबे पांव मैं दरवाजे की ओर गया। मैंने जैसे बेडरूम का दरवाजा खोला, मुझे लगा कि सामने कुछ तो दिखेगा जिससे आवाज हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम में आगे बढ़ा और मेरी नजर किचन की ओर गई। मैं किचन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो जैसे ही मैंने किचन में एंटर किया, मैं क्या देख रहा हूं कि सोने जाने से पहले मैं खिड़की बंद करना भूल गया था।
वही हवा आने से जोर से पटकी और मेरी नींद उड़ गई। लेकिन जब तक खिड़की की बात नहीं हुई, तब तक आपका मन कल्पनाओं में खोया हुआ था कि क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। Your mind was curious. If you have understood, say. कॉलेज के दिनों के दौरान मैं और मेरे दोस्त एक बार जंगल सफारी के लिए गए। मेन रोड छोड़कर जैसे ही हमारी जीप कच्चे सड़क पर गई, एक जबरदस्त खड्डे में वो जीप गई, जिसकी वजह से हेडलाइट बंद हो गई। जंगल में हम 6 दोस्त, जीप की हेडलाइट बंद और आसपास बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की होने की संभावना। करें तो क्या करें, और अंदर जाएं या वापस चले जाएं। तो सोचा गाड़ी को ठीक करवा के ही वापस जाएंगे। जैसे ही बंद लाइट वाली जीप को टर्न किया, अभी लाइट तो बंद थी लेकिन सामने हमें 2 लाइट जैसी आंखें दिखी। सब लोग एकदम चुप हो गए। हम लोग सोचने लगे कौन सा एनिमल होगा जिसकी आंखें ऐसी है। और ये हम एक दूसरे के चेहरे को अंधेरे में ऐसे ही देख रहे थे। उतने में ही जो मेरा दोस्त ड्राइविंग सीट पर था, उसने हॉर्न बजाया और वो आंखें गायब हो गई और हम जल्दी से टर्न लेकर रोड पर आ गए। क्यूरियोसिटी खुल जाए फिर इमीडिएटली खत्म कर दो। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि तब तक ऑडियंस इज। क्यूरियोसिटी से जब आप शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो ऑडियंस जब आप एंटर होते हैं ना, जो अलग अलग बातें करते हैं ना। और मैंने एब्रप्ट स्टार्ट कर दिया क्या? 2001 की साल थी, पहला वाक्य ये निकला, आज का टॉपिक ये है, ये कुछ नहीं, सीधा एब्रप्ट स्टार्ट। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल, अगर मुझे हेल्थ के ऊपर कुछ भी कहना है, अगर मुझे हेल्थ के ऊपर कुछ भी कहना है, डाइट के ऊपर कुछ भी कहना है, तो मैं जाकर ये नहीं कहूंगा दोस्तों आज मैं डाइट के ऊपर आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूं। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं क्या कहूंगा, दोस्तों आप जानते हैं कि इंसान दिन में कितनी बार खाता है? 3 बार। पानी कितनी बार पीता है? 10 से 15 बार। सांसें कितनी बार लेता है? सोचने लगे ना? ठीक है, वही सांसें, बहुत सारी सांसें, यानी कि बहुत सारा समय आपने आज इस हेल्थ के प्रोग्राम को दिया है। अब आप अचानक से एक सवाल पूछकर उनको कहीं ना कहीं आप अलर्ट कर रहे हैं। सो क्यूरियोसिटी, ये खाने की बात, पीने की बात, सांसों की बात क्या कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी जगाइए एंड यू स्टार्ट द प्रोग्राम। इफ इट्स क्लियर टू यू, क्यूरियोसिटी के बाद चाइनीज हेड, हेड से क्या आता है? ह्यूमरस। हंसाइए यार, हंसा के शुरू कीजिए। हाउ डू मेक पीपल स्माइल? यू कैन क्रैक अ जोक, जोक से शुरू कर दीजिए। कोई हंसने वाला किस्सा आप बता सकते हैं। आप कम्युनिकेशन ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप जैसे स्टेज पर गए, दोस्तों एक बार एक बहुत ही ज्ञानी संत थे, उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आकर बैठे। और जैसे ही वो स्टेज पर आए, उन्होंने पहला सवाल ऑडियंस से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आज आप क्यों आए हैं? क्या आप जानते हैं मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? तो ऑडियंस ने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ पहले जान के आओ मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ऐसा करके सबको वापस भेज दिया। तो दूसरे दिन वो पब्लिक उसको उनको दोबारा सुनने के लिए आई। दूसरे दिन वो पूछते हैं क्या आप जानते हैं मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? तो ऑडियंस कहती है ना बोलेंगे तो ये वापस भेज देंगे। तो सबने बोला हाँ। तो वो कहते हैं तो आए क्यों हो जब पता है मैं क्या सिखाने वाला हूँ, जाओ। दूसरे दिन भी वापस भेज दिया।
तीसरे दिन लोग आए, अब ऑडियंस भी इंटेलिजेंट है, तीसरे दिन ये पूछते हैं क्या आप जानते हैं मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? तो आधी ऑडियंस बोलती है हाँ, आधी ऑडियंस बोलती है ना। तो ये कहते हैं जिन्हें पता है मैं क्या सिखाने वाला हूँ वो उन्हें बता दे, जिन्हें नहीं पता है और फिर चले जाए। फ्रेंड्स, यू हैव द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप जो चाहे वैसे बातों को बता सकते हैं, पेश कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये पावर ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन कम्युनिकेशन मास्टरी। ऐसा करके आप स्टार्ट करोगे, अच्छा लगेगा ना, लोग हंसेंगे और कनेक्ट भी हो जाएगा टॉपिक। इफ इट इज क्लियर टू यू, से क्लियर। तो पहला क्या था? क्यूरियोसिटी। दूसरा क्या था? ह्यूमर। मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, पहला क्या था? क्यूरियोसिटी। दूसरा क्या था? ह्यूमर। ठीक है। तीसरा चाइनीज हेट, सेल्डम। एस से क्या आता है? एस, स्टोरी। आप माइंड पावर के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे थे। जैसे आप स्टेज पे गए, दोस्तों एक लड़का नौकरी की तलाश में गांव गांव भटक रहा था। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे ही नौकरी ढूंढते ढूंढते वो एक गांव के बाहर एक टिम्बर कैंप था, वहां से गुजर रहा था। तो टिम्बर कैंप के मालिक ने उसे बुलाया कि आजा, तुझे नौकरी चाहिए, मैं तुझे पेड़ काटने का काम दे सकता हूँ। उसने बोला मालिक मैं कुछ भी करूंगा। तो मालिक ने उसे कुल्हाड़ी दे दी और उसे कहा तुझे ये कुल्हाड़ी से पेड़ काटने हैं। उसने पहले दिन पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो पहले दिन सुबह से शाम तक उसने 7 बड़े बड़े पेड़ काट दिए। दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 5 और 7वें दिन वो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी एक भी पेड़ नहीं काट पाया। वो मालिक आकर उससे पूछता है क्यों आज तूने एक भी पेड़ नहीं काटा? वो लड़का कहता है मालिक मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत तो मैं उतनी ही कर रहा हूँ जितनी मैं पहले दिन किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि पेड़ क्यों नहीं कट रहा है। मालिक उससे पूछते हैं हंसकर कि बेटा क्या तूने वक्त निकाल कर अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? तो कहता है नहीं मालिक, काम की व्यस्तता में तो मैं कुल्हाड़ी की धार निकालना भूल ही गया। दोस्तों, हम भी कई बार अपने काम की व्यस्तता में अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालना भूल जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं आप सभी को कि आज आप इस माइंड पावर वर्कशॉप में आए हैं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस कुल्हाड़ी को कैसे तेज किया जाए। ऐसे आप स्टोरी के साथ रिलेट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? नाइस। यस। स्टोरीज, कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रखो। आपको पता है छोटे बच्चे टिंकल पढ़ते हैं? टिंकल सुना है आपने? टिंकल करके एक मैगजीन आती है। पंचतंत्र लिखो, पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सारी कहानियां पढ़ो और इसमें ट्विस्ट लाओ, इसमें अपना तड़का ऐड करो। लोगों ने ये कहानियां हर एक ने सुनी है, लेकिन इसका ट्विस्ट वो आपका अपना हो सकता है। सबको पता है वो खरगोश और कछुए की कहानी, पता है ना? उस कहानी को टीम बिल्डिंग में कैसे ट्विस्ट दिया है लोगों ने, पता है ना आपको? पता है कि नहीं? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। कछुआ और खरगोश, वो रैबिट जीता, सॉरी रैबिट सो गया, कछुआ जीत गया। पहली स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रैबिट को बुरा लगा, दोबारा आता है कछुए को, चल आजा, दोबारा रेस करते हैं। दोबारा रेस की, इस बार सो नहीं गया, जीत गया। तो फास्ट एंड एक्टिव विंस। फिर कछुए ने आकर बोला चल एक काम कर, दोबारा रेस करते हैं, तीसरी बार रेस करते हैं। और उसने क्या किया? रेस के रास्ते में एक वाटर बॉडी ला दिया, एक नदी। तो रैबिट पहले भागा, लेकिन नदी के पास जाकर रुक गया। कछुआ धीरे धीरे नदी के पास आया, नदी क्रॉस करी और जीत गया। तो क्या कहते हैं कि भाई अपनी जो स्किल है, अपनी जो ताकत है, उसको आप हमेशा याद रखो, उस हिसाब से आपको लड़ना चाहिए। दोनों ने डिसाइड किया चलो चौथी रेस करते हैं, और एज ए टीम उन्होंने रेस किया, सेम रास्ता अपनाया। जब जमीन पर थे तो कछुआ खरगोश के ऊपर आ गया, जब पानी आया तो खरगोश
के ऊपर आ गया और दोनों ने तेजी से पूरा डिस्टेंस कट कर दिया. So they started working as a team. Now somebody created this story. Somebody created this story and it is used. आजकल वो स्मार्ट क्रो की स्टोरी भी आती है. एक वीडियो भी कहीं चल रहा है जहां पर लिटरली वो क्रो ने उसमें वो कंकड़ वंकड़ डाल के पानी पी लिया. और फिर स्ट्रॉ वाला तो है ही कि आजकल का कौवा कंकड़ डालने की मेहनत नहीं करता है, वो सीधा स्ट्रॉ डाल के सक कर देता है पानी. So you have to give your own touch to these stories. एक बार यहाँ गुजरात में है ना, जो कच्छ भुज जहाँ पर अर्थक्वेक आया था, वहां पर एक एंकर वाला धाम करके है. आप वहां पर जो बीमार बूढ़े प्राणी होते हैं उन्हें रखा जाता है, पशु जो होते हैं वो. वहां पर एक बार चैरिटी इवेंट था, बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें इनवाइट किया गया था और ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्पीकर्स को बुलाया गया था कि वो अच्छी बातें करें ताकि अच्छा डोनेशन मिले, क्योंकि वो गरीब जो बूढ़े या गरीब एनिमल्स होते हैं उनका केयर किया जाता है. अब ऐसी जगह पर जाकर कौन सा स्टार्ट निकालने का. तो लिसन टू दिस. दोस्तों, एक बार एक संगीतकार जंगल में जाकर रियाज करता था. रियाज के लिए वो क्या करता था, उसका जो क्या कहते हैं, जो ड्रम ड्रम होता है, ड्रम, उसके ऊपर वो उसकी उंगलियां चलाकर वो रियाज करता था. अब जब वो रियाज करने लगा, जब वो अपनी रियाज में खो जाता था, तो उसी जंगल से एक हिरन का बच्चा कहीं से आता था और उसकी ताल के साथ वो हिरन का बच्चा वहां डांस करने लगता था. तो ये रोज का क्रम हो गया. ये संगीतकार ये रियाज करता था ड्रम के ऊपर और वो हिरन का बच्चा उसके साथ आकर ऐसे डांस करता था. एक दिन उस संगीतकार को उसने देखा कि मैं रोज ये बजाता हूँ और ये हिरन का बच्चा आकर डांस करता है. एक दिन उस बच्चे को लगा, "जरा, मैं जब ये बजा रहा हूँ तो डांस क्यों करता है?" तो बच्चा जवाब देता है कि सर, जब आप ये बजाते हैं ना, तो जिसके ऊपर आप ये बजा रहे हैं उसके ऊपर जो चमड़ा है ना, वो एक्चुअली मेरी माँ का है. और जब आप उससे बजाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माँ मुझे बुला रही है. और अपनी माँ की आवाज सुनकर मैं आता हूँ और यहाँ पर डांस करता हूँ. Animals also have feelings. Let's take care of animals. बॉस, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई. समझ में आ रहा है आपको? यू नीड टू गेट गुड स्टोरीज. कहाँ ढूंढोगे? ये व्हाट्सएप में होलसेल में आती रहती है. उसको स्टार करके रखो, कॉपी करके कहीं नोटपैड में कॉपी करके रख लो, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, जिस दिन ढूंढने जाओगे ना, एक भी नहीं मिलती. शेरो शायरी, कहानियां, कविताएं, डायलॉग, जोक्स, वेजिटेरियन जोक्स, ये सब आप रखो. If the story is clear to you, say clear. Chinese hat seldom impress. आई से क्या होता है? इलस्ट्रेशन. उदाहरण कोई ग्लास का आप दे सकते हैं. कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, आधा ग्लास, आधा भरा आधा खाली. एक उदाहरण दे दिया. तो उस आधे ग्लास को देखकर आप क्या बोलोगे? कोई बोलता है ये आधा खाली है, कोई बोलता है आधा भरेला है, भरा हुआ है. मैं कहता हूं ये जो ग्लास है इसमें आधा पानी है, आधी हवा है और दोनों हमारे लिए जरूरी है. ऐसा कुछ करके आप एक इलस्ट्रेशन देकर आप शुरू कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? So give any example. You can give an example like, दोस्तों, ये मोबाइल है.
महंगे से महंगा कितने का आता है? कोई बोलेगा 1.5 लाख 2 लाख। सस्ते से सस्ता कितने का आता है? 1000 1200 1500। लेकिन लेकिन इस मोबाइल में जब तक एक चीज नहीं है तब तक ये कुछ काम का नहीं है। क्या है वो? कोई बोलेगा चार्जर, कोई बोलेगा सिम, कोई बोलेगा ये। ठीक है, मैं कहता हूं जब तक इसको एक्चुअल चार्ज नहीं किया जाता तब तक ये कुछ काम का नहीं है। पूरा मोबाइल कंप्लीट है लेकिन फिर भी यूजलेस है। क्यों? चार्जिंग नहीं है। तो चार्जिंग रोज हमें करना पड़ता है। और ट्रेनिंग में भी जब आप आते हैं तो वो भी आपका एक अपना चार्जिंग ही आप करवाते हैं। ऐसा करके आपने ट्रेनिंग के साथ ब्रिज कर दिया, एक इलस्ट्रेशन देकर, एक एग्जांपल देकर। इफ इट इज क्लियर टू यू, से क्लियर। So Chinese had seldom impressed European। ई से होता है एग्जिबिट। एग्जिबिट यानी कोई प्रॉप, कोई चीज लेकर आप आते हैं स्टेज के ऊपर और उसी का आप उदाहरण देते हैं, एग्जिबिट। एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको जो स्लाइड दिखाया उसमें आपने जो खिलौना देखा, आपने वो खिलौना कैसा था? वो खिलौना क्या होता है? छोटे बच्चे खेलते हैं उसको। उसको आप जब हिट करते हो ना तो गिर जाता है, फिर अपने आप खड़ा हो जाता है। देखा है आपने ये खिलौना? राइट, हवा भरते हैं उसमें। तो इस टाइप का एग्जिबिट में पहले पहले एक प्रोग्राम लेता था, माइंड पावर इन एक्शन, ऐसा कोई प्रोग्राम लेता था। तो उसमें मैं ऐसे दो दो लेकर जाता था स्टेज पर और दोनों जाकर ऐसे रखता था, कुछ नहीं बोलता था, दोनों जाकर रखा। फिर मैं ऑडियंस के सामने ऐसे देखता था और मैं कहता था देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा पहला वाक्य ही क्या होता था? देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इतना बोलकर मैं दोनों को ऐसे मारता था, ठाक। तो दोनों ऐसे गिरते, खड़े हो जाते। फिर मैं ऑडियंस को देखता, कुछ समझे? दोबारा ठाक, फिर से खड़े हो गए। समझ में आ रहा है? एब्रप्ट स्टार्ट। और 3 4 बार करके फिर मैं पूछता, बताओ क्या समझे? तो लोग बोलते ये समझे, वो समझे, ऐसा समझे, बेस मजबूत होना चाहिए, गिरो तो भी उठ जाने का, ये है वो है, सब ऐसा बोल देते हैं। बोला वंडरफुल, ठीक है, आप लोगों का दिमाग सच में क्रिएटिव है, लर्निंग मोड वाला है और आप सही जगह पर आए हैं। ऐसा करके मैं शुरू कर देता था। समझ में आ रहा है? और ये दोनों आज के प्रोग्राम के जो बेस्ट पार्टिसिपेंट होंगे उनको ये दो मैं एंड में गिफ्ट देने वाला हूं। अब पहले पहले मोमेंट में उनको लालच दे दी। 2 खिलौने आते हैं 500 700 रुपए के। समझ में आ रहा है? पूरा ऑडियंस एकदम अलर्ट, सिंसियर, नंबर वन, क्योंकि सबको नंबर वन बनना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारे तौर तरीके और टेक्निक्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस प्रोग्राम। So exhibit, if it is clear to you, take clear. And last is European queens, queen ka Q, asking a question. सवाल से शुरू करो। Immediately audience connect हो जाती है। Immediately the audience gets connected. चलो ये बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हो तो ऑडियंस में जैसे ही जाते हो पहला कौन सा सवाल पूछोगे आप? बताइए। यू आर, आप यू कैन रेज योर हैंड। थोड़ा सोचिए। या राहुल, मैं जवाब देता हूं आपको। आप स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं तो जैसे आप स्टेज पे जाओगे पहला कौन सा सवाल, कोई भी एक सवाल गेस करके बताइए। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू द ऑडियंस? कम ऑन, बिफोर कमिंग इवन टू द स्टॉक मार्केट टॉपिक। आप एक जनरल सवाल आपके प्रोग्राम से कनेक्ट हो ऐसा कौन सा पूछेंगे? बताइए। कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं? क्या? कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी पैसा बना रहे हैं? ओके, आप में से कितने लोग हैं जो अभी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। ऐसा करोगे तो ऑडियंस में से कुछ लोग हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी नुकसान कर चुके हैं? और ज्यादा लोग हाथ ऊपर करेंगे। और कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में बिना नुकसान किए हुए बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? तो दोनों हाथ लोग ऊपर करेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ 3 सवाल आपने पूछे, इमीडिएटली लोग कनेक्ट हो गए। यू हैव टू आस्क सम विटी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ, राहुल का क्वेश्चन है सर, ये जो शुरुआत है
Chinese had seldom impressed European queens. Curiosity, humor, फिर स्टोरी, इलस्ट्रेशन, एग्जिबिट और क्वेश्चन, ये इसमें से कोई भी एक आप चुन सकते हो अपना टॉपिक शुरू करने के लिए, राइट? कभी आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, कभी आप क्यूरियोसिटी से शुरू कर सकते हो, ठीक है? अभी स्टॉक मार्केट का और क्यूरियोसिटी आपको जगानी है तो ठीक है। 19 साल उसकी उम्र थी, पढ़ाई में कोई ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन आंकड़े में बहुत ही मजबूत था। एक यंग लड़का, और किसी ने उसको ये कहा कि अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। उस लड़के ने पूछा कहाँ से? किसी ने उसे कहा स्टॉक मार्केट से। कम पढ़ा लिखा बच्चा था, लेकिन दिमाग तेज था। बहुत जल्दी से सीख गया कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होता है, स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट की जाए, कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए, और 3 ही सालों के अंदर उसने 6 करोड़ रुपया बनाया। और वही आज आपको ये ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी स्टोरी के साथ, या फिर मे बी ऐसी ही कोई स्टोरी जैसे राकेश झुनझुनवाला थे, जैसे स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला ने करोड़ों रुपए कमाए, तो उनकी स्टोरी को बैक ट्रैक करो और उनकी स्टोरी भी राकेश, दोस्तों आप जानते हो एक थे राकेश झुनझुनवाला, ऐसा करके शुरू मत करो, एक सस्पेंस से शुरू करो। एक इंसान था, ये पढ़ाई किया, ये था, उसके पिताजी ने इतना पैसा दिया, ये था, वो था, और उसने फिर इसमें से इतने करोड़ रुपए बनाए। जब मैं ये कहानी कह रहा हूं तो कुछ लोगों के दिमाग में नाम आ ही गया होगा, राइट? यस, ही इज नन अदर देन द ग्रेट विजार्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, श्री राकेश झुनझुनवाला जी। ऐसा करके आप कनेक्ट करो, लेकिन क्यूरियोसिटी तो बन सकती है, राइट? राहुल, आई होप यू हैव गॉट द क्यू। ओके, सो कहीं ना कहीं आप ह्यूमर के साथ स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज जो आपको लगता है कि उसके साथ आप कनेक्ट अच्छी तरह से कर पाओगे, जोड़ पाओगे, लेकिन मैंने जो कहा है वो द स्टार्ट हैज टू बी एब्रप्ट। मैं आज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने आया हूं, मेहरबानी करके ऐसा बोलना नहीं है। तो चलिए, 6 शब्द जो थे, कितने तरीके हैं? छह तरीके, उसको एक बार लास्ट रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सी फॉर क्यूरियोसिटी, हेड का एच से ह्यूमर, सेल्डम एस से स्टोरी, इम्प्रेस आई से इलस्ट्रेशन, यूरोपियन ई से एग्जिबिट, और क्वीन का क्यू से क्वेश्चन। ठीक है, 6 तरीके हाउ टू स्टार्ट दी स्पीच। सातवां एक तरीका भी है, आप आए और आपने सीधा गाना शुरू कर दिया, you can start with a song or a शायरी, you can do that. एग्जिबिट मैंने कहा ना, वो जो मैं जो खिलौना लेकर आया था, वो जो हिट करते हैं वो, यानी समथिंग जिसके ऊपर से आप कोई लर्निंग निकाल सकते हो, यू नो यू कैन कनेक्ट, इवन योर मोबाइल कैन बी एन एग्जिबिट, इवन अ वॉच कैन बी एन एग्जिबिट। ठीक है, जैसे यू ब्रिंग द वॉच, ओ माय गॉड मेरी घड़ी तो बंद है, ओ हो। कुछ लोग सोचते हैं बंद घड़ी है ठीक नहीं है, अरे क्या यार, इसमें भी पॉजिटिव है, पता है बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। ऐसा करके यू कैन जस्ट कनेक्ट समथिंग विच यू कैन जस्ट गिव एन एब्रप्ट स्टार्ट। इज दैट क्लियर? राइट? तो एग्जिबिट यानी कोई एक ऐसा प्रॉप, कोई ऐसी चीज जो आप लेकर जाते हैं, एंड एग्जाम्पल जैसे चाबी, अगर कलम चाबी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, यू कैन टेक अ की, ये चाबी भी एक एग्जिबिट का काम कर सकते। एग्जिबिट यानी कुछ आप उन्हें डिस्प्ले करते हो, और उस एग्जिबिट के ऊपर आप कुछ भी ब्रिजिंग करके यू कैन गिव अ स्टार्ट। ओके, तो दिस इज ऑल एग्जिबिट्स। नाउ हम ये तो जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको कितने तरीके बताए? 6। 6 के 6 तरीके आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ दिखाए हैं, और ये 6 के 6 क्लियर है, तो 6 बार आपको क्लियर करना है। कम ऑन, क्लियर 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 क्लियर, कम ऑन। ऑलराइट, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन पूरी हो गई। अब हम चलते हैं क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग आपकी लास्ट इंप्रेशन है,
तो टेल मी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो लास्ट इंप्रेशन इज, हेलो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो लास्ट इंप्रेशन इज, क्या? Should last forever. Yeah, so last impression is everlasting impression, everlasting, लंबे समय तक याद रहे, ऐसी इंप्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, निकिता पूछ रहे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल देकर उन्हें शुरू कर सकते हैं। अपना एग्जाम्पल दो, किसी का एग्जाम्पल दो, राइट? समरी ऑफ 6 ट्रिक्स, व्हाट इज समरी? ओके, so C for curiosity, H for humor, I for illustration, S for story, E for exhibit और Q for question. ठीक है, तो ये है 6 ways of starting the speech, and now we go on to how to end the speech. Memorable close होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? Memorable close. उसमें पहला है समराइजिंग, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। ये जो नया नया ट्रेनर होता है, जिसको और कोई तरीका नहीं आता है, वो समराइजिंग यूज कर सकते हैं। समराइजिंग बहुत सिंपल होता है कि अगर मुझे कल के दिन को समराइज करना है, तो दोस्तों कल शाम को अगर मैं खत्म करता, तो मैं बोलता दोस्तों आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं, चलिए आप हम उसको समराइज करते हैं। हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, मैंने आपको पहला सवाल पूछा था व्हाट इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, और मैंने आपको बताया था कि दोनों में फर्क क्या है। उसको समझने के बाद हमने ये जाना था कि हु इज अ ट्रेनर, एक ट्रेनर कौन होता है, तो ट्रेनर होता है टीचर प्लस स्टूडेंट। फिर हमने जाना था कि दुनिया में अगर ट्रेनर को ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, तो 3 ही चीजें वो कर सकता है, या तो नॉलेज देता है, या तो स्किल देता है, या तो एटीट्यूड देता है। और हमने ये जाना है कि नॉलेज का महत्व 20% है, 80% स्किल और एटीट्यूड का है। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग के कौन से वो जार्गन्स है, वो कौन से शब्द है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे पेपटॉक क्या होता है, देन एसएमई क्या होता है, देन नो सीबीटी क्या होता है, एंड लाइकवाइज आपको आपको समझाया। तो ये था हमारा कल का लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसा करके आप समराइज करके निकल जाओगे। ये है, बहुत ही नए नए ट्रेनर आप हैं, तो आपको पता है आपके जो मेन मेन टॉपिक है वो आप बोल दो और आप समराइज करके निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन हम तो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो पहला तरीका तो समराइजिंग है। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड वे टू क्लोज? सेकंड वे टू क्लोज इज अपील फॉर एक्शन। ये अपील फॉर एक्शन पता है कहाँ यूज करना है? जब आपको बुकिंग निकालना है। आप भी तो बुक करोगे ना, वेबिनार वेबिनार लेकर लोगों से बुकिंग लेना पड़ेगा ना आपको। यू विल हैव टू अपील फॉर एक्शन, क्योंकि जब तक आप अपील फॉर एक्शन नहीं करते, लोग पेमेंट नहीं देते। कोई भी एक्शन के लिए आपको इंस्टिगेट करना है उन्हें। एग्जाम्पल, अगर मैं माइंड पावर का सेमिनार ले रहा हूं, तो सेमिनार के अंत पर मैं क्या कहूंगा? तो दोस्तों, आज आप इस प्रोग्राम में आए, 2 घंटे आपने सुना माइंड के पावर के बारे में, और आपको पता चल गया कि माइंड के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन उन शक्तियों को आप अपने अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे, और उन शक्तियों को बाहर निकाल कर अपनी जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाएंगे, ये तो सीखना पड़ेगा ना आपको। वरना तो सिर्फ पता रहेगा कि माइंड में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसका हम फायदा कभी नहीं उठा सकेंगे। और अगर आप वो फायदा उठाना चाहते हैं, तो अभी जाने से पहले 100 रुपीज टोकन देकर अपना सीट बुक करवा लीजिए, क्योंकि इस वीकेंड को मैं आप ही के शहर में या फिर ऑनलाइन में
आपको 8 घंटे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो अनंत शक्तियां आपके दिमाग में है उनका आप 100% बेनिफिट लेकर आपकी लाइफ के जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करना शुरू कर दो। तो अपने सपने पूरे करने हैं तो पहला कदम आपको अभी उठाना पड़ेगा। पे 100 रुपीज एंड बुक योर फ्यूचर। ऐसा करके आप एक अपील फॉर सम एक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। अगर आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, शहर को स्वच्छ रखने के लिए, तो एंड में आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी। सफाई क्यों रखनी चाहिए, अच्छे इंसान अच्छे नागरिक कैसे बनने चाहिए, सब कुछ आपको मैंने सिखाया, बताया, शेयर किया। अंत में मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हमारा शहर गंदा है ना तो मत कोसिए नेताओं को, मत कोसिए कॉरपोरेशन वालों को, मत कोसिए दूसरे लोगों को। अगर आपको अपना शहर साफ चाहिए तो शुरुआत खुद से कीजिए। पहले आप डिसिप्लिन बनिए, आप या इधर उधर कचरा डालना बंद कर दीजिए। आप कचरा डालना बंद कर देंगे तो आपके परिवार में इंप्रूवमेंट आएगा, परिवार इंप्रूव होगा तो सोसाइटी इंप्रूव होगी, सोसाइटी इंप्रूव होगी तो आपका एरिया इंप्रूव होगा, एरिया इंप्रूव होगा तो आपका शहर इंप्रूव होगा। तो अगर शहर को इंप्रूव करना है तो उनके लिए वेट मत कीजिए कि वो लोग कुछ करेंगे, शुरुआत खुद से कीजिए। आई अपील टू ऑल ऑफ यू, आज से खुद कचरा फेंकना बंद कर दीजिए। देखिए ये एक दिन शहर अपने आप क्लीन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसा करके अपील फॉर एक्शन करके आप निकल जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। सो इस तरह से यू कैन कीप अपीलिंग देम। अगर आपका आपका कोई वर्कशॉप है जिसमें आप बहुत सारे स्किल सिखा रहे हैं, लाइक एनएलपी या समथिंग, तो दोस्तों आज आपने ये सब जाना, ये सारी स्किल्स अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली बदलाव ला सकते हैं। और जिंदगी में अगर आपको बदलाव लाना है तो बदलाव लाने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? 1 साल? नहीं। 1 महीना चाहिए? नहीं। 1 दिन चाहिए? नहीं। 1 घंटा चाहिए? नहीं। 1 मिनट चाहिए? नहीं। 1 सेकंड चाहिए? नहीं। बदलाव लाना है आपकी जिंदगी में तो चाहिए एक पल। और वो पल वो होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे बदलाव लाना है, और वो पल है इसी वक्त। डिसाइड कर दीजिए कि आपको बदलाव लाना है, खड़े हो जाइए, 100 रुपया पे कर दीजिए एंड बुक योर सीट एंड सी दैट योर लाइफ इज चेंज फॉर एवर। ठीक है? और अगर अभी आपने डिसीजन नहीं लिया तो सोचते ही रहोगे, ऐसा तो कई सालों से होता आया है। ठीक है? सो एक्शन अगर आप लेते हैं, ओनली देन यू कैन चेंज योर लाइफ। उसको भी लगेगा हाँ यार बात तो सही है, कई सालों से मैं सोच रहा हूँ लेकिन लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है, ये आज बोल रहे हैं ना, ये एक पल लगता है डिसाइड करने में, चल आज 100 रुपया दे ही देता हूँ। ऐसा करके वो बुकिंग करवा देगा। इफ इट इज क्लियर टू यू, से क्लियर। नेक्स्ट क्लोजिंग। सो कितने क्लोजिंग हुए? 2 क्लोजिंग हुए, एक समराइजिंग, दूसरा अपील फॉर एक्शन। इससे आप बुकिंग निकाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें और एक मुझे याद आया, ये ठीक है, चलो मैं आगे आपको जो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा। द थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करो ऑडियंस की, एंड में तारीफ तो बनती है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये बहुत यूज करते हैं, देखा है आपने? वो आपके शहर में आएंगे लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए, फ्रेंड्स मैं पूरे दुनिया में प्रोग्राम करता हूँ लेकिन आज जब मैं अहमदाबाद शहर में आया हूँ, यू गाइस आर ऑसम, आपकी एनर्जी तो अमेजिंग है, ऐसा बोलते हैं ना, और पब्लिक और जोरों से चिल्लाती है। मैं भी एनएलपी 7 साल तक इंडिया के 25 शहरों में मैं करता था, मैंने भी इसको बहुत यूज किया है। पता है कैसे? मान लीजिए कि मैं मुंबई में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो जैसे ही प्रोग्राम 2 दिन का खत्म होगा मैं बोलूंगा, दोस्तों मैं पिछले 7 सालों के हिंदुस्तान से 25 शहरों में ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ एनएलपी का। हर बैच में अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी कोलकाता, कभी नागपुर, कभी नासिक, कभी सूरत, कभी राजकोट, कभी अहमदाबाद। लेकिन आज जब मैं मुंबई में हूँ, ओ माय गॉड बॉस, ऐसा ऑडियंस तो आज तक मैंने नहीं देखा। यू गाइस आर टेरिफिक, इतना लर्नेड, इतना एक्साइटेड और इतना इन्वॉल्व और इतना
इंटरेक्टिव ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखा. यू गाइज आर टू गुड. आई एम सो हैप्पी टू स्पेंड दिस 2 days विथ यू. और सब लोग अरे वाह चिल्लाएंगे, सीटी बजाएंगे, ये करेंगे. उनको मुंबई वालों को लगेगा मुंबई वाले जैसे कोई है ही नहीं. और दूसरे वीक आप जाते हैं पुणे में और क्या कहते हैं, दोस्तों मैं पिछले 7 सालों से हिंदुस्तान के 25 शहरों में प्रोग्राम कर रहा हूँ. कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी कोलकाता तो कभी राजकोट तो कभी सूरत तो कभी नागपुर तो कभी नासिक. लेकिन आज जब मैं पुणे में आया हूँ, ओ माय गॉड, पुणे सिटी इज टू गुड. यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो सीखने का एक जो प्यास है वो अमेजिंग है. आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया ये 2 दिन के प्रोग्राम में. आपकी एनर्जी, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका जोश, आपका जुनून, आपका पागलपन, इट वाज टू गुड. यू गाइज आर ऑसम. पुणे वाले भी चिल्लाते हैं, समझ में आ रहा है. और फिर तब पता चलता है कि मुंबई से एक इंसान पिछले हफ्ते जो मुंबई में था ना वो पुणे में रिपीट करने आया है. वो सोचे यार पिछले हफ्ते तो ये मुंबई वालों को ऐसा बोल रहे हैं, अभी पुणे वाले को ऐसा बोल रहे हैं. उसको सोचने दीजिए. समझ में आ रहा है. आप शुरू होइए, आप शुरू रखिए. इज दैट क्लियर? और फ्रेंड्स, ये तो सारी बातें मैं एनएलपी में यूज करता था, लेकिन एक बात सच बताऊं, मैं पिछले 15 सालों से ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करता हूं. 45 बैचेस मैंने ऑफलाइन किए हैं. कितने? 45 बैचेस मैंने ऑफलाइन किए हैं. और ये 9वां बैच मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ. करीबन 1400 से ज्यादा ट्रेनर्स आए. हर बैच अपना एक अलग प्रकार लेकर आया था. हर बैच का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन था. हर बैच में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है. हर बैच का अपना एक आपस का एक बॉन्डिंग हुआ करता था. बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में पिछले 15 सालों में देखा है. लेकिन सच बताऊं, ये जो 9th बैच है ना आप लोगों का, you guys are simply awesome. दूसरे ही दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो हम 3-4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं. आपसे बहुत ही जल्दी से ये कनेक्शन बन गया. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन द बैच. एंड आपको लगा, अरे यार ऑनेस्टली बताऊं, ये सच बोला है आपको. लेकिन अब आप हंसेंगे मैं ये बोलूंगा तो. यू गाइस आपका इतना इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अब मैं सच भी कहूंगा ना तो भी आप लोग है ना इसी नजर से मेरे को देखते हैं. क्या करें अभी आपका. ठीक है, देखो ये राहुल तो लिखते भी है, समझ आ गया हमें. अरे भाई जेन्युइन बता रहा हूँ. यू गाइस आर ऑसम. ठीक है. तो ऑलवेज यू कैन गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू द ऑडियंस. अच्छा, कई बार कॉम्प्लीमेंट देकर बुकिंग भी निकाल सकते हो. सुनना है कैसे? सुनना है कैसे? नाउ दिस इज ऑसम. ये टेक्निक इट 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 नेवर फेल्स. इट नेवर फेल्स. सुनो ये. आप एकदम चकाचक वेबिनार दोगे और फिर एंड में पता है क्या बोलोगे? दोस्तों आपको पता है इस वेबिनार के लिए फेसबुक में मेरे 89,000 इंप्रेशंस हुए हैं. यानी 89,000 को ये ऐड दिखा है. या अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो आप क्या बोलोगे? दोस्तों आज जिस प्रोग्राम में आप आए ना, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था अहमदाबाद में. अहमदाबाद में 57 लाख ऑडियंस है. कितना? 57 लाख ऑडियंस है, जिसमें से 2 लाख लोगों के घर में न्यूज़पेपर जाता है. उन 2 लाख लोगों में से 15,000 लोगों ने मेरा ऐड देखा होगा. 3,000 लोगों ने सोचा भी होगा कि ये प्रोग्राम काम का है. 1,500 लोगों ने डिसाइड किया होगा कि आज शाम को हम इस प्रोग्राम में जाएंगे. 1,200 लोग निकले भी होंगे इस प्रोग्राम तक जाने के लिए, लेकिन बीच में कुछ लोग नहीं पहुंच पाए होंगे क्योंकि दूसरा कोई काम आ गया. लेकिन आप 700 लोग जो अभी बैठे हैं ना, आप लोग ही यहां पर पहुंच पाए. 57 लाख का आने का संभावना थी, लेकिन आप 700 ही यहां तक पहुंच पाए. आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं. क्योंकि आज कोई तो चाहता था, देखो मेरी उंगली देखो, आज कोई तो चाहता था कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तभी आप इस प्रोग्राम में पहुंच पाए. वरना हो सकता था आप भी इसको मिस कर देते. तो जब यहाँ पहुंच गए हैं और कोई तो चाहता है कि बदलाव आए, तो वेट क्यों करना? बुक योर सीट एंड चेंज योर लाइफ. समझ में आ रहा है? यानी उसको भी लगेगा हाँ यार, मेरे को भी बहुत सारे काम थे लेकिन मैं यहाँ पहुंच पाया, ऐसा था वैसा था. चल एक काम कर,
अब तो कुदरत भी चाहती है कि मैं बदल दूं अपनी जिंदगी, वो बुकिंग करवा देगा। तो कॉम्प्लीमेंट देकर भी आप उसे बुकिंग में ला सकते हैं। इफ इट इज क्लियर टू यू। हमने क्या सीखा? समराइज, अपील फॉर एक्शन। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? कॉम्प्लीमेंट। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा था कोटेशन, शेरो शायरी, कुछ भी। चलिए, इसमें मैं चाहता हूं कि आप में से लोग शेयर करें। कोई भी प्रोग्राम एंड करने से पहले कोई ऐसे दो वाक्य, कोई अच्छा सा वाक्य बोलने का, या कोई अच्छा कोटेशन या ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए। हु वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई? कि सर प्रोग्राम एंड करते वक्त ये दो लाइन हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी। सोचो, कुछ तो याद आएगा। हेलो हेलो हेलो। ये समित। जब मैं रिटायर हुआ था, रिटायरमेंट के मेरी स्पीच में मैंने लास्ट में बोला था कि चला हूं मैं रिटायर होके, दिल में कई अरमान है। चला हूं मैं रिटायर होके, दिल में कई अरमान है। आज के बाद ये मत समझना हम आपके मेहमान हैं। हा। यानी रिटायर होकर जाते हैं ना, तो आज के बाद ये मत समझना हम आपके मेहमान हैं। वाह, अच्छा है। सो स्टिकिंग टू द ओकेजन, उन्होंने ये स्पीच बनाया था, तो ऐसे कुछ वाक्य आपने जोड़ दिए अपने अपने स्पीच के साथ, अपने ओकेजन के साथ, एंड इट रियली क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। हाँ सारिका। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आप बैठे नहीं रहना है, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। वाह, क्या बात है। यू नो सो कहने का मतलब है कि यू नीड टू गिव दैट पंच। ऐसा कोई कोटेशन आपको बोलना है, बिफोर यू एंड दी स्पीच। हाँ जय, बताओ तुम्हें क्या याद आया? जय, अनम्यूट करना है आपको। मेरे जब इस पूरे इंडस्ट्री में 7 साल कंप्लीट हुए, अभी मैं 14 ईयर का हूँ, तो मैंने एक शायरी बोली थी कि ना थके हैं पाँव कभी ना हमने हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी ना हमने हिम्मत हारी है, देखे हैं ऐसे दौर कहीं मगर आज भी सफर जारी है, आज भी सफर। वाह 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 वाह। समझ में आ रहा है? तो देखा, ये छोटे नन्हे कलाकार भी खतरनाक है अपने। तो ऐसे ये सब ऐसे वाक्य आपको आपको मिल जाएंगे। वो अमिताभ बच्चन कई बार बोलते हैं ना, क्या वो चींटी का, ये वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। हार नहीं होती। तो इसी तरह से आप भी बहुत सारे ऐसे कोटेशंस या ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य आप बना सकते हैं, और एंड में लोगों को वही दो वाक्य याद रखकर वो निकल जाते हैं आगे। राइट? तो कहने का मतलब है, दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग वे टू क्लोज योर स्पीच। ओके। उसके बाद आता है, कोटेशन के बाद आता है पोयम, कविता। हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, संस्कृत में बोलो, कोई फेमस ऑथर की बोलो, ऐसा कुछ भी, एंड में जो टॉपिक के साथ कनेक्ट हो। पोयम आपको नहीं आती है, गूगल तो है ही है। आजू बाजू में कोई स्कूल के बच्चे हैं, उसकी किताब ले लो, हिंदी गुजराती इंग्लिश, उसमें से कुछ ढूंढो, कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग ऐसे खत्म करता हूँ, तो यू कैन यूज लाइक दिस कि फ्रेंड्स, बिफोर आई एंड द प्रोग्राम, मैं आपको, एक फेमस ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनकी एक पोयम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उसमें से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन द वुड्स,
and I took the one less traveled, and that has made all the difference. मतलब मैं जंगल से जा रहा था, एक दो राह मुझे मिला, two roads diverged in the woods. मैंने दोनों रास्तों को देखा और मैंने वो रास्ता चुना जहां बहुत कम लोग जाते थे. I took the one less traveled, and that has made all the difference. और वही रास्ते पे चलकर आज ये बदलाव मैंने पाया. यानी इनडायरेक्टली मैसेज ये है कि उस रास्ते पर मत जाओ जहां पर भीड़ है, उस रास्ते पर जाओ जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं और आप वहां पर एक मिसाल कायम कर सकते हैं. यस राहुल, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? हाँ राहुल, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? आई थिंक ही इज बिजी समवेयर. Rahul, you wanted to share something? Okay, ठीक है. Yeah, So sir, मुझसे yeah, कुछ anybody कह रहे else would like? हाँ हाँ, हैं? मैं ये मेरा कह ना रहा था, सर, आप कुछ शेयर करना चाहते थे, मुझे लगा. नहीं नहीं सर, नो. ओके ओके, या ठीक है. सो यू नो ये जो है कि आप एक पोयम कहीं से ढूंढ सकते हैं. उसी पोयम को जो मैंने अभी बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्टोरी इवनिंग, उसकी 4 लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वे कहते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ये हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टेबल पे ये वाक्य लिखा हुआ रहता था कि द वुड्स यानी जिंदगी, दे आर लवली, जिंदगी खूबसूरत है, बट डार्क भी है, डीप भी है, यानी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे पूरे करने हैं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मरने से पहले बहुत सारे मुझे काम करने हैं. राइट. सो ये बहुत सारे ऐसे वाक्य, ऐसे 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 क्या कहते हैं कि स्लोगन्स है, ऐसे कविताएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं. राइट. एंड जैसे कोटेशन हो या पोयम हो, उसमें भी एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे कि प्रोग्राम खत्म होता है तो आप क्या कहते हैं कि दोस्तों, एंड करने से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा. आज से आज से कभी भी अपने भगवान से ये मत कहना कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है. आज से कभी भी अपने भगवान से ये मत कहना कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, लेकिन अपनी तकलीफों को जरूर ये बता दो कि आपका भगवान कितना बड़ा है. ऐसा करके ठक 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 लोग ऐसे तालियां बजाते हैं. और एक डायलॉग आप, दोस्तों अंत में दो बातें आपको कहना चाहूंगा कि शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, भाग्य को छोड़ दिया खुदा के भरोसे. शरीर को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, भाग्य को छोड़ दिया खुदा के भरोसे. अरे क्यों जीना ऐसी जिंदगी यारो, जीना है तो जियो खुद के भरोसे. एंड पीपल से क्या बातें हैं. ऐसा करके यू कैन ऑलवेज ऑलवेज हैव अ कहने का मतलब एक पीक आता है, और बोलने का अंदाज भी आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग तालियां बजाए, और मेमोरेबल क्लोज हो जाता है फिर वो. ठीक है. तो ये हो गया पोयम, कोटेशन. उसके बाद आता है नेक्स्ट, ह्यूमरस नोट, हंसा के. अब ये ह्यूमरस करके भी आप बुकिंग ले सकते हो. तो दोस्तों, आपने माइंड पावर के बारे में आज बहुत सारी बातें बताई. जाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान को ज्योतिष ने कहा था कि तेरी कुंडली में लॉटरी है, एक दिन तेरे को लॉटरी जरूर लगेगी. अब वो इंसान के दिमाग में बैठ गया कि उसको लॉटरी लगेगी, तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे. पूरा दिन इसी के पीछे लगा रहा, काम काज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था. अड़ोस पड़ोस वाले परेशान हो गए. अब तो पड़ोसी भी भगवान को बोलने लगे कि हे भगवान मेरे पड़ोसी की लॉटरी लगा दे, हम तो थक गए इसकी बातें सुन सुन के. तो भगवान पड़ोसी को क्या कहते हैं, मैं तो इसकी लॉटरी कब से लगाना चाहता हूँ, पहले टिकट तो ये खरीदे. तो दोस्तों, आपकी जिंदगी के लिए भी लॉटरी वेट कर रही है, और आपको भी 100 रुपया देकर
अपनी टिकट खरीदनी है, अगर आप अपनी जिंदगी में लॉटरी लगाना चाहते हैं, ऐसा करके आप ह्यूमरस करके भी आप बुकिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इनडायरेक्टली लोगों को लाइफ में बदलाव तो लाना है, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ता है वो करते नहीं है, तो ऐसा करके आप एक ह्यूमरस इंसिडेंट में डाल सकते हैं। एक और है ह्यूमरस, थोड़ा थोड़ा हर्ट करने वाला है लोगों को, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, और थोड़ा टेक्टफुली यूज करना पड़ता है आपको। कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, प्रोग्राम एंड करने से पहले मैं आखिरी बात आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक बार एक कुत्ता सो गया और उसे सपना आया, और सपने में भगवान आए, और भगवान ने कुत्ते से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। कुत्ते ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे इंसान बना दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने उस कुत्ते के ऊपर कुछ पाउडर डाल दिया, और उसे कहते हैं, देख, मैंने ये तेरे ऊपर पाउडर डाला है, जब तू अपनी आंखें खोलेगा और ये पाउडर तेरे ऊपर रहेगा तो तू कुत्ते में से इंसान बन जाएगा। ऐसा करके भगवान चले गए। कुछ समय के बाद कुत्ते ने आंखें खोली, और हम सभी लोग जानते हैं कि कुत्ता जब आंखें खोलता है, नींद से जागता है, तो पहले क्या करता है, अपने शरीर को झटकता है। तो उसने शरीर को झटका, और जो पाउडर था वो नीचे गिर गया, और कुत्ता कुत्ता ही रह गया। दोस्तों, आज के पूरे दिन के प्रोग्राम में आपके ऊपर भी बहुत सारा पाउडर मैंने डाला। एंड पीपल लिटरली लाफ। देखते जाना कि ये पाउडर गिर ना जाए। आप एक 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 ह्यूमर भी किया आपने, और एक स्ट्रांग मैसेज भी लोगों को दे दिया। इफ इट इज क्लियर टू यू, से क्लियर। सो क्लोजिंग के कितने तरीके? समराइजिंग, अपील फॉर एक्शन, फिर अपील फॉर एक्शन के बाद क्या था? कॉम्प्लीमेंट, फिर कोटेशन, फिर पोयम, फिर ह्यूमर, एंड लास्ट इज क्लाइमैक्स। व्हाट इज अ क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त होता है कि आप सालों साल तक लोग उसे याद रखेंगे। कयामत से कयामत तक मूवी याद है आपको? आमिर खान कैसे उसके एंड में क्या हुआ उसके साथ? वो खुद ही चाकू लेकर अपने ही पेट में, ही किल्स हिमसेल्फ। जबरदस्त क्लाइमैक्स, एंड एवरीबॉडी स्टिल रिमेम्बर्स दैट मूवी। एक दूजे के लिए मूवी इतना जबरदस्त कि उसके बाद बहुत सारे लवर्स, उनकी शादी नहीं होती थी तो आत्महत्या कर लेते थे। शोले मूवी, जय और वीरू, वो सिक्का, क्लाइमैक्स। थ्री इडियट्स की वो डिलीवरी, ऑल दीज आर क्लाइमैक्स सीन्स। समझ में आ रहा है? वो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ऐसी बातें वो दिमाग में आ जाती है कि लंबे समय तक, लंबे अरसे तक लोग उसे भूल नहीं पाते। आइए कुछ समझते हैं ऐसे ही कुछ क्लाइमैक्स एंडिंग्स। दोस्तों, एक बार एक गार्डन के बाहर एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारों में गैस भर भर के हवा में छोड़ रहा था। एक निग्रो लड़का उसे देखता है
और उसे जाकर पूछता है कि अंकल, क्या आप काले रंग का गुब्बारा लेंगे तो क्या वो ऊपर जाएगा? वो बलून वाला हंस के उसे जवाब देता है, बेटा, बलून का रंग क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर क्या भरा है वो ही उसे ऊंचाई तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, आपके अंदर क्या है ही आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा। आपका रंग रूप का दाता आकार क्या है कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर से बदलाव लाइए एंड चेंज योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा करके आप निकल जाए। पब्लिक विल से वाह 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 वाह, क्या बात है। जब आप सिचुएशंस के बारे में लोगों को बात करेंगे, जब आप परिस्थितियों के बारे में लोगों से बात करते हैं, तभी भी आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे एक बार दो जुड़वा भाई, जुड़वा यानी एक ही माँ बाप की औलाद, दोनों बड़े हुए और बड़े होने के बाद एक इंसान बनता है बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन और दूसरा एक बड़ा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, वो जेल में है, और बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है। तो मीडिया वालों को पता चला ये तो जुड़वा भाई है, एक क्रिमिनल बनता है और दूसरा सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो दोनों को लगा कि चलो इंटरव्यू, मीन्स लोगों को लगा चलो दोनों का इंटरव्यू लेते हैं। तो पहले गए जेल में जहां पर वो सजा काट रहा था, उसको पूछते हैं कि आप इतने बड़े क्राइम क्यों किए। वो जवाब देता है कि जब मैं और मेरा भाई छोटे थे, मेरा बाप बहुत शराब पीता था, मेरी माँ को बहुत पीटता था, मैं ठीक से पढ़ने भी नहीं दिया, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मीडिया वाले उस बिजनेसमैन के पास गए, उससे जाकर यही सवाल पूछा, आप इतने सफल बिजनेसमैन हुए? वो भी जवाब देता है, जब मैं और मेरा भाई छोटे थे, मेरा बाप बहुत शराब पीता था, मेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, परिस्थितियों को दोष ना दीजिए। इम्पोर्टेंट परिस्थितियां नहीं है, उन परिस्थितियों में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा रिएक्शन क्या है उस सिचुएशन में, वो हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आज की ट्रेनिंग के बाद आई अपील टू यू कि किसी भी सिचुएशन में ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव आउटलुक टू दैट सिचुएशन एंड गिव द बेस्ट रिस्पॉन्स। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। लोग ताली बजाएंगे और आप निकल जाओ। समझ में आ रहा है? You give a climax and people will just remember. तो इसी तरह से you can use climax as an amazing closing tool. And this is something wonderful, the last one for the day. फ्रेंड्स, मैं कई बार यूज करता हूं कि दोस्तों, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने एक अंडे को देखा है? लोग बोलेंगे हाँ। एक अंडा जो होता है ना, जब उसे बाहर से तोड़ा जाता है एक जिंदगी का अंत होता है, लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, अंदर से बदलाव लाइए, एक नई जिंदगी आपके लिए वेट कर रही है। चेंज फ्रॉम विद इन एंड चेंज योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टाटा। ऐसा करके आप निकल जाए। लोग बोलेंगे हाय हाय, क्या मजा आ गया है ना। पीपल क्लैप फॉर यू। समझ में आया? तो चाइनीज हैड सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वींस। ये स्टार्टिंग थे, और एंडिंग में समराइज, अपील फॉर एक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कोटेशन, पोयम, ह्यूमर एंड क्लाइमैक्स। इतने तरीके हैं एंड करने के। और मैं भी यहाँ पर एंड करूंगा आज का असाइनमेंट देकर। कल की तो स्पीच आप लोगों ने अच्छी सैंडविच बनाई, लेकिन आज आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, और उस एक टॉपिक के ऊपर आपको चाइनीज हैड सेल्डम इम्प्रेस यूरोपियन क्वीन में से किसी एक से शुरुआत करनी है, और ये 7 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आपको उसी स्पीच को एंड करना है। समझ में आया? आर यू रेडी या आर यू अफ्रेड? इफ यू आर रेडी शो थम्स अप, इफ यू आर अफ्रेड शो थम्स डाउन। हाँ, इतने सारे तरीके दिए है ना, यू शुड शो थम्स अप। और आपका जो टॉपिक है वो है मेरी नजरों में भविष्य का भारत, फ्यूचर इंडिया फ्रॉम माय व्यूज। ये आज आपका टॉपिक है, आपका होमवर्क है, आपका असाइनमेंट है।
हाँ जय, परफेक्टली ब्रिज नहीं बना है, नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू नो, इट्स एन एफर्ट। हम यहाँ परफेक्शन के लिए नहीं है, हम यहाँ गलती करने के लिए, मैंने पहले ही बोला, आई एम जस्ट गिविंग दैट थॉट टू यू। ओके, मैं असाइनमेंट रिपीट करता हूँ। आज मैंने आपको स्पीच शुरू करने के 6 तरीके बताए। चाइनीज एड्स